बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़े, क्या क्या पढ़े ये बताइए। टॉपिक दिया गया तो वो तो पढ़े ही होंगे, जो भी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या क्या पढ़े, क्या क्या आप लोग कवर किए हैं, कहाँ से किए हैं, ये सब बतानी है ना, ताकि मुझे आइडिया लगे, उसी के अनुसार मैं कवर करूंगा ना। क्या चाहते हैं बताइए, फटाफट बताइए। और आज बहुत टॉपिक है, इसलिए समय मत गवाइए, फटाफट सारी चीजें क्लियर कीजिए ताकि मैं वहां से शुरू कर लूँ, ठीक है ना। सर वही न्यायिक सक्रियता के बारे में, हालिया नीतिगत सुधार, नालसा के सालसा के बारे में, आरक्षण व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, चुनाव के बारे में, एक देश एक चुनाव, ओके। और सर नोट से क्या और साइट से। क्या पढ़े, न्यायिक सक्रियता में हाल का क्या क्या पढ़े हैं। सर न्यायिक सक्रियता वो, सर वो प्रेसिडेंशियल वाला। ओके, चलिए। चलिए देखिए, यहाँ से आपको दो प्रश्न होना चाहिए, शॉर्ट में एक क्वेश्चन तो डेफिनेट होगा, सॉरी, शॉर्ट में एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएंगे, और लॉन्ग में तो एक क्वेश्चन आपको होगा ही होगा। अब ये कहीं से भी पूछ दे इसमें, जैसे कि पिछले बार मैंने गेस किया था, यहाँ से पूछा था आप लोग को प्रश्न, फिर यहाँ से भी प्रश्न पूछा था ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा था, तीन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए थे। पिछले बार जितने स्टूडेंट थे आप लोग देखे थे, और तीनों स्टार लगा हुआ था, तो इस बार भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ दिया गया है, स्टार लगाया गया, उसको अच्छे से देख के जाना है। ये नहीं कि राजपाल से क्वेश्चन पिछले बार पूछा है तो इस बार नहीं पूछेगा, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन लगा के पूछ दे, या हो सकता है राष्ट्रपति के साथ जोड़कर पूछ दे, ठीक है ना, न्यायपालिका से पूछ दे, वो कहीं से भी पूछेगा, तो ध्यान रखना है आपको। जो विवाद है 200 के बारे में, आर्टिकल, उसके संदर्भ में क्वेश्चन करके पूछ देगा, तो इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, स्टार लगा हुआ है, तो अच्छे से कवर करके जाना है, क्लियर है। जी सर। ओके, आगे बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे फिर सर्वोच्च न्यायालय। देखिए 75 साल पिछले वर्ष हुआ था उसकी स्थापना को लेकर, तो पिछले साल प्रश्न यहाँ से पूछा जाना चाहिए था, पर जानते बीपीएससी एक दो साल बाद की चीजें कवर करती है, हालिया घटना को जोड़कर। तो सर्वोच्च न्यायालय हालिया नीतिगत सुधार में स्थापना के साथ पूछ सकता है कि सुधार क्या क्या चाहिए, क्या होनी चाहिए सुधार, नीतिगत फैसले कैसे होने चाहिए, और यह सब लगातार चर्चा का विषय है। हालांकि पिछले वर्ष रिजिजू जी और जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा न्यायिक सुधार को लेकर बार बार चर्चा हुई थी, तो प्रश्न लाजमी बन जाता है, तो इस साल आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसको भी स्टार रखिएगा। इसी सब में क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए। चुनाव आयोग भी पिछली बार हमने लगाया था कि यहाँ से प्रश्न होना चाहिए, तो पिछली बार नहीं पूछा, तो इस बार एकदम डिफिनिट मान के चलिए चुनाव सुधार से प्रश्न पूछे गए, संभावना अधिक बन जाती है। तो चुनाव आयोग को क्या देखना है, जो नीतिगत हाल में बदलाव हुए नियुक्तियों के संदर्भ में चर्चा है, तो आपको दोनों अच्छे से देख लेना। हालांकि डीएनए में मैंने पहले भी कराया, और भी जब पॉलिटी पढ़ा था वहां भी इसको मैंने बताया था, तो दोनों को टाई अप करके हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 75 वर्ष, तो बताइए इसमें फटाफट क्या होगा। 75 वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र कैसे प्रभावित किया, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सक्रियता के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। चलिए फटाफट बताइए, आपको क्या दिखता है कि 75 साल में भारतीय लोकतंत्र को यह प्रभावित किया है, पॉजिटिव रूप से नेगेटिव रूप से कुछ तो प्रभावित किया होगा। सर ये विभिन्न रूपों से प्रभावित किया सर, जैसे कि संवैधानिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, पर्यावरणीय प्रभाव। तो हम्म। संविधान में सर केशवानंद भारती से मूल ढांचा का, मेनका गांधी से जीवन स्वतंत्रता का आर्टिकल 21 का विस्तृत वर्णन। और हम्म। सर राजनीतिक प्रभाव में चुनावी बॉन्ड को देख सकते हैं, संवैधानिक घोषित किया सर। और व्यक्तिगत सुधार में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और समलैंगिक विवाह को अपराध नहीं घोषित करना, ये सब प्रभाव है सर। और पर्यावरणीय में सर स्वच्छ वायु का अधिकार और अरावली पर्वत को लेकर सर। ओके, और कोई कुछ बताएंगे, फटाफट बताइए। चलिए,
बात है कि जो आप बता रहे हैं ना उदाहरण के साथ, तो वो नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, उदाहरण में वो सब चीजें डालनी है। आपको पूछ रहा है निर्णयों में भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया, तो पॉजिटिव रूप से किया, नेगेटिव रूप से भी किया है। तो पहले हम पॉजिटिव बात कर लेंगे। तो यहाँ क्या किया पॉजिटिव? पॉजिटिव में किया है कि जैसे आप लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या किया, संविधान संविधान के संरक्षक के तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम किया। संविधान का संरक्षक, है ना, किया है काम। देखते होंगे आप कभी भी कार्यपालिका विधायिका काम विपरीत जाके काम करती है, तो संविधान संरक्षक के रूप में ही काम करता है। दूसरा, नायकों के मौलिक फंडामेंटल राइट को बढ़ाने के लिए असीम शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिखा है। असीम शक्तियों का प्रयोग है, अगर नहीं लिखिएगा तो शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिख रहा था, जहां पर रक्षा करते हुए प्रहरी के तौर पर, रक्षा या प्रहरी के तौर पर काम किया। ठीक है। फिर उसके बाद मूल ढांचे के साथ काम किया, मूल ढांचे को विस्तार किया है। ढांचे का लाया पहले, फिर विस्तार भी किया। तो इससे क्या हुआ कि लोकतंत्र और भी लोकतंत्र के जो गुण थे, लोकतंत्र की जो कल्पना थी, लोगों तक पहुंच पाया। मूल ढांचा कहीं ना कहीं क्या करता है, संविधान को उन उन चीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी, हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जनहित याचिका आता है। याचिका आता है ना, जैसे हम लोग PIL कहते हैं। तो PIL। ये, हाँ, तो ये क्या होता है कि भाई ये बार बार ये क्यों लोगों तक, न्याय तक पहुंचने में यह बहुत महत्वपूर्ण रहा, न्याय तक पहुंच स्थापित करने में यह इनिशिएटिव सर्वोच्च न्यायालय का जो लिया गया था, PN भगवती और लोगों के द्वारा, वो बहुत ही लोकतंत्र को मजबूत किया। अर्थात पहले न्याय से लोग दूर होते, न्याय तो किया जाता था पर न्याय से लोग दूर थे। इसने क्या किया, न्याय तक पहुंचा दिया लोग। तो न्याय तक पहुंचना मतलब लोकतंत्र तक पहुंचना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको लिखिएगा। उसके बाद क्या है कि न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट ने क्या किया, और भी न्याय उन्मुख बना दिया न्याय को। न्याय उन्मुख बना दिया न्याय को। शासन प्रशासन को उतना ही जवाबदेह बना दिया। तो ये क्या किया, ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर काम किया। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नवीन आयाम दिया। अब ये क्या, कैसे हम बोल रहे हैं, आर्टिकल 21 के संदर्भ में। अब मैंने इसको अपने बार बार मैं इसको बोलता हूँ मिनी संविधान, ये रूप ले रहा है। और आने वाले कुछ वर्षों में आपको 5-10 सालों में आर्टिकल 21 को पढ़ लिए, इसका मतलब पूरा संविधान को पढ़ लिए हैं। जितना फंडामेंटल राइट को विस्तृत करना है या और भी चीजें करनी हमको, सारे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना है, हम आर्टिकल 21 के संदर्भ में करेंगे। फिर सामाजिक प्लस आर्थिक न्याय को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रूप से काम किया। ये सब फैक्ट आप देखते हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या बातें होती हैं कि इसने इस दौरान अपने अति सक्रियतावाद का परिचय दिया है। दूसरा, न्यायपालिका न्यायपालिका ने क्या किया है कि कार्यपालिका प्लस विधायिका के कार्यों का ओवरलैप कर ली है। अति सक्रियता का मतलब केवल न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका कार्यों तक नहीं समझिएगा, वो अपने कार्यों में भी बहुत जगह अति सक्रियता दिखा दिया है। ठीक है ना। तो विधायिका विधायिका को ओवरलैप करने की कोशिश किया है। ओवरलैप करने की कोशिश किया है। आप देखते हैं, फिर देखते होंगे कभी कभी कि आर्टिकल जो 142, सॉरी, ये आर्टिकल 142 है जो क्या एक बात कहता है, 142 क्या बात बोलता है, बताइए कोई। पूर्ण न्याय की बात करते पूर्ण न्याय को यह समान न्याय से परे समझने लगता है। पूर्ण न्याय मतलब ये कहता है कि देखिए, विषम परिस्थितियों में ये प्रयोग करना है। जहां पर आप समान न्याय का प्रयोग करते हैं, अगर वहां न्याय मिल जा रहा है तो आप इसको अंतिम विकल्प के तौर पर अपनाएंगे, जहां पर चीजें स्पष्ट नहीं है। तो इसको हर जगह छोटी छोटी चीजों में भी अपनाना शुरू कर दिया, तो इसका दुरुपयोग शुरू हो गया। कि अब इसका एग्जाम्पल आप जैसे मान लीजिए एंटीडोट है किसी चीज का, तो वो कभी बहुत बड़े मान लीजिए कोई कोरोना का बीमारी है, कोरोना का आपको आया था, तो उसका एंटीडोट बना
तभी तो कोरोना के चीजें बन पाई। अब मान लीजिए ये आसानी से मिल जाए तो इसका वैल्यू हम समझ पाते, इसकी व्यापकता समझ पाते हैं। अगर मान लीजिए छोटे छोटे कोई एक नेता बोला था ना कि इसको सब जगह सब एजेंसियों को दे दो और वो बना लेगा कोरोना का टीका, बोला था, कोई बात बोल रहे थे ना ये। तो क्या ये एंटीडोट जो मिला था वो किसी खास व्यक्ति विशेष पहचान के लिए कोई कंपनी ने बनाया था या भारत का ही टेक कोई बनाया था, तो उसका कोई वैल्यू था ना। समझ पा रहे हैं? अगर वो मार्केट में आसानी से मिल जाता, मार्केट में आसानी से मिल जाता तो क्या चने के भाव से नहीं बिकता। तो यही चीज है कि पूर्ण न्याय है ना अंतिम विकल्प के तौर पर अपनाना चाहिए, अंतिम विकल्प के तौर पर इसे अपनाना चाहिए न्यायालय को। तो ये चीजें वो दूर चला गया है, क्योंकि अब हर जगह पूर्ण न्याय की कल्पना करने लगेगा वो, तो कार्यपालिका विधायिका अपने कार्यों को कहाँ सीमित कर पाएगी, कहाँ वो संरक्षित कर पाएगी, किस रूप से वो कार्य करेगी। उसके कार्य में हर जगह हस्तक्षेप होने लगेगा। क्योंकि पूर्ण न्याय क्या बोलता है, कोई बताएंगे? पूर्ण न्याय आर्टिकल 142 क्या कहता है, किस तरीके का न्याय वो करेगा, किस स्थिति में करेगा? बोलिए फटाफट। सर जहाँ पे विधान निर्वात हो, मतलब उस चीज के लिए स्पेशल कोई नियम नहीं, कानून नहीं बना हो, या फिर जहाँ पे न्यायपालिका को लग रहा है कि हाँ मतलब कार्यपालिका या विधायिका अपने क्षेत्रों से ज्यादा बाहर जा रही है, तो इस स्थिति में पूर्ण न्याय। हाँ, तो मान लीजिए ये अब पहले तो एक आप न्यायिक सक्रियता का भी काम कर रहे हैं, सक्रियता वाला भी कॉन्सेप्ट आप अपना रहे हैं, उसके बाद इसको भी अपना रहे हैं, तो दोनों ओवरलैप कर जाएगा ना। तो फिर काम कैसे करेगा विधायिका कार्यपालिका, उसको भी तो कुछ स्वतंत्रता चाहिए। अब विवेकाधीन शक्ति के तौर पर ये प्रयोग करता है। तो ये सब चीजें है ना क्या करता है, ओवरलैप कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण न्याय के कॉन्सेप्ट को अपनाने में वो किस शक्तियों का दोहन कर रहा था। तो इस तरीके से ये चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये हो गया। अब है कि न्यायालय न्यायिक सक्रियता के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कीजिए, वो न्यायिक सक्रियता के लिए क्या क्या किया है। हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय पिछले पिछले 75 वर्षों में नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्या किया था, अभी छोटी छोटी एग्जाम्पल के साथ सेट कीजिए। संविधान के रक्षक के तौर पर उसने क्या किया। तो जब इस तरह की स्थितियां आई जहां पर संवैधानिक विधायिका के द्वारा ओवरलेप किया जा रहा था कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का, उसने क्या किया, उसको ठीक किया। जैसे आपातकाल की स्थिति में, उससे पूर्व जो स्थितियां थी, आपातकाल के पूर्व की स्थितियां क्या, ध्यान रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्व थे क्या कर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कुछ बातें की गई, तो उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो फिर उनके बाद क्या अपनाया गया, आपातकाल की स्थिति अपनाई गई। तो उसको फिर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधायिका तो करती है, पर उसको व्याख्यित कैसे किया जाता है, किसके द्वारा व्याख्या किया है, संविधान के द्वारा। तो संविधान का मूल संरक्षक ही कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट को, जैसे नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जौहर सिंह मामले में, नरजेत सिंह मामले में आपको ये देखते होंगे, एलजीबीटी समुदाय की बात करती है, नागरिक स्वतंत्रता को बेहतर करने के लिए। फिर आपको मौलिक अधिकार जो दिया गया है 21 के संदर्भ में जो व्याख्यित किया गया, फिर या हर मौलिक अधिकार में जब न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया गया, तो विस्तार हुआ। जनहित याचिकाएं लगातार, जैसे मैंने बोला, न्याय तक पहुंचने के लिए इस तरीके से काम किया। जैसे विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। नाम सुने हैं? यस सर। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या कहता है, विशाखा गाइडलाइंस जनहित याचिका अगर नहीं आता तो क्या लगता है विशाखा गाइडलाइंस उतना आसानी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता जितना इम्प्लीमेंट वो कर दिया न्यायालय, क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं पाता लोग। तो इसलिए इस चीज को समझिए, विशाखा गाइडलाइन जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए, जहां पर वो जवाबदेहिता निष्पक्षता सुनिश्चित कर पाया। तो ये सब बातें लिख के निकल जाइएगा। और ये आप न्यायिक सक्रियता के बारे में बहुत एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, तो सबको जोड़ जाड़ के लिख लेना है, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको अच्छे से करना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या वो लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया है, तो दोनों संदर्भ में बातें कर लीजिएगा। और न्यायालय को क्यों इस तरीके से बिहेव करना चाहिए ये भी बातें लिख दीजिएगा। न्यायिक सक्रियता को कैसे नियंत्रित करना, जो मूल रूप से हम सकारात्मक प्रभाव इसके चुनौतियों के साथ हम ओवररीच वाला कॉन्सेप्ट जो देते हैं, दोनों साथ तुलना करके निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालसा की भूमिका और कार्यों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए, बताइए फटाफट बताइए तो।
पढ़े हैं ना? सर नालसा गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है और इसका उद्देश्य वेरी आर्टिकल 39A का क्रियान्वयन निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। वेरी ये गुड, समान हाँ न्याय बहुत सुनिश्चित करता है, कानूनी वेरी गुड, जागरूकता लाता है, नीति निर्धारण में राज्य को मदद करता है। वेरी गुड। और कुछ पढ़े हैं लोग? जितना बोलिएगा उतना क्लियर होगा। सर इसके अतिरिक्त जो वंचित वर्ग हैं या फिर तस्करी वगैरह से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उन तक न्याय की सुनिश्चित करना, विधिक जागरूकता बढ़ाना, लोक अदालतों का आयोजन करना, मध्यस्थता और सुलह जैसे एडीआर तंत्र की स्थापना करना। तो इस तरीके के। नालसा की स्थापना मान लीजिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट है ना। इसके होने के बावजूद भी नालसा की आवश्यकता क्यों पड़ गई, पहले तो यही आप पहले क्लियर कीजिए ना। नेशनल लीगल त्वरित सर्विस न्याय के लिए। अथॉरिटी, तो ये सब क्या कर रहे थे भाई, ये सब भी तो कर रहे थे त्वरित न्याय। 1987 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जहां पर हम इसकी बात कर दिए कि भाई ये सब होने के बावजूद भी उनको नालसा जैसे कॉन्सेप्ट चाहिए। कोई बताएंगे? बेसिक चीज है, बस उसको पकड़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। या हम ऐसा सुधार अभी बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस, जैसे पूर्व सर चीफ जस्टिस निःशुल्क बोलिए। जैसे सर कानूनी गरीब और सहायता के वंचित लिए वर्ग जो सर। थे सर उन तक न्याय नहीं पहुंच रहा था सर, और दूसरा महंगा हो रहा था सर न्यायिक उपचार। तो इसके संदर्भ में सर आर्ट इसका स्थापना किया गया था। आर्टिकल 39(1) का ये जानते कॉन्सेप्ट ये क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। हाँ, निःशुल्क और सुलभ, ठीक है। निःशुल्क तो पहले क्या निःशुल्क शुल्क लिया जाता था? सर ये गरीब वर्गों के लिए। वेरी गुड। चलिए, ध्यान क्या रखना है यहाँ ना, कि यहाँ पर एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से समय अधिक लग जाता है। समय अधिक लगता है तो न्याय होने में बहुत देरी हो जाती है। एक तो पहले ये कंसर्न ये जान लीजिए। दूसरा चीज कि एफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए, हम और आप जैसे आम लोगों के लिए एफर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर भारत जैसे देशों में अगर जिंदा रहना है ना, तीन चीज कल्पना कीजिए कि मुझे जीवन में ना मिले। डॉक्टर ना मिले हमारे जीवन में, उसके दरवाजे पर ना जाना पड़े। दूसरा वकील, और तीसरा न्यायालय। और उस बीच में पुलिस, न्यायालय और वकील के बीच में पुलिस एक कड़ी है। यहाँ हमको नहीं जाना है तीन जगह। अगर आप जीवन में ये तीन जगह नहीं जाते, विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति आपका जीवन होगा, वो जीवन सबसे सुंदर होगा। अगर ये तीन जगह गए तो आपकी चीजें है ना कमर तोड़ देगी। कॉन्सेप्ट यही है। और अभी तक वो चीजें सही ना, तो आप जो लोग जाते हैं महसूस करते होंगे ये सब चीज, सारी चीजों को। पीढ़ियां खप जाती हैं इन दाव पेचों में। तो ये समझिएगा, जो आम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अगर वो जाता, पहले बहुत से केसेस ऐसे ही होते थे। अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले 10 पुलिस को 2 दिन पहले ना मौत की सजा सुनाई गई। सोच के देखिए कब की घटना है। ये साल 10 पहले सर पुलिस को कोरोना के टाइम पे। कोरोना के समय 2020। ये हाल है देश में कि पुलिस अपनी अकड़ में, पुलिस अपने वर्दी के रौब में किसी को इतनी बेरहमी से मार दिया कि उसकी मौत हो गई। और बेतुकी बात बोलता है कि ये घटना ऐसी थी। ठीक है ना, सोच के देखिएगा, ये 1987 का मामला क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा। उससे पहले हम बात कर ले, उससे पहले क्या स्थिति रही होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आने में लोगों को है ना, शायद ही मान लीजिए अगर 10,000 केस मान लीजिए औसत हम बात कर लें, तो एक केस पहुंच पाता था, मान के चलिए। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 के मामले में वही बेहतर कर रहा था। और जब हम 226 का प्रयोग करते हैं तो वहां तो क्या करते हैं कि हाई कोर्ट तो डिसीजन लेगा ना स्थिति परिस्थिति के अनुसार पर ना। वहां भी होता था पर उस तरीके से नहीं हो पाता। वहां पर रुतबा अभी तक देखने को मिलता है। इन सब चीजों का प्रेशराइज जो सिस्टम वो करता है। तो आर्टिकल 87 का संदर्भ यही था कि इन गरीब लोगों को, जिसमें हम बात करते हैं, गरीब लोग होंगे, महिला होगी, बच्चे होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, ठीक है ना, या दिव्यांग जो होंगे, साथ में दिव्यांग दिव्यांग आदि को ना मुफ्त वकील देना है भाई। सबसे पहले तो यही है, मुफ्त वकील, सरकारी वकील दिलवाना, कानूनी सलाह दिलवाना है। ये चीज न्याय तक समान पहुंच बनानी है। अब यहाँ पर बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, न्याय पहुंच समान दिलवाना। लोक अदालतों का अब बहुत सा ऐसा मामला होता है, देखते हैं बरसात के मौसम, कोई गांव के लोग हैं यहाँ पर, गांव में रहते हैं,
गांव में जिनका आना जाना रहता है, गांव को फील करते होंगे। बरसात यस होता है सर। ना, तो बरसात होता है ना वहाँ बारिश के दिनों में, गांव में औसतन 10 से 20 केसेज ऐसे होंगे ना, केवल मेड़ काटने से होता होगा केस। खेत का जो मेड़ होता है ना, जो पतली सी मेड़ होती है, उसका मट्टी काटने के लिए होता है केसेस। तो ये सब बहुत बड़ा अपराध नहीं है, पर इस व्यवस्था में फंस जाने के लिए वो उसका महापाप हो जाता था। तो ऐसी अवस्थाओं के लिए फिर मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा, वो सुलह पर भी ठीक हो जाता है। तो तलाक जैसी स्थिति बहुत जगह नहीं बनती है। हाँ, गुस्सा परिवेश में चीजें होता है कि शुरुआती दौर में लोग ले लेते हैं कि हमको तलाक लेना है, पर समय के साथ जब उनको न्यायालय के द्वारा बोला जाता है एक दूसरे को समय दीजिए, उस बीच में अंडरस्टैंडिंग सही हो जाता है, फिर वो तलाक से परहेज कर लेते हैं। पर इस व्यवस्था में वो फंस कर क्या होते थे, दावपेच में फंस जाते, तो ये लंबा खिंचा जाता। ऐसी स्थिति में या छोटे छोटे बिजली बिल के केसेस आप सुनते होंगे। पहले, अभी तो बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो गई ना, पहले बिजली की केसेस, फिर गैस कनेक्शन, ये सब चीजें छोटी छोटी मामलों में लोग अदालत पहुंच जाते थे, तो अदालत को अतिरिक्त समय देना पड़ता था। तो समय जो डेट होता है वो लंबा चला। इन सब छोटे छोटे मामलों के लिए लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट आया। तो ये ही कंडक्ट करवाता है लोक अदालतों। अरे, और लोक अदालत से है ना रिकॉर्ड बनाया जा रहा है अभी, एक दिन में 10,000 20,000 लाख केसेस सॉर्ट आउट किया जाता है। तो लोक अदालत क्या है, तो लंबित मामलों को त्वरित न्यायालय आता है। और ये क्या होता है, आम सहमति पर होता है कि भाई यहाँ पर फैसले लोक अदालत में लिया है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आम सहमति बन गई, वो स्वयं का निर्णय खो जाएगा। इस चीज को समझिए कि कितने मामलों को प्राथमिक तौर पर ठीक कर दिया। तो इसलिए नालसा की विशेषता जो भूमिका है, उसके कार्य है ना, इस मामले से समझा जाता है। फिर नीति निर्माण में समन्वय, जैसे सालसा का नाम सुने होंगे, स्टेट लेवल का, और जिला स्तर का DLSA, डालसा। ये स्टेट यानी राज्य के स्तर पर हो गया, ये जिला के स्तर पर हो गया। इसके साथ समन्वय स्थापित करता था। तो क्या हुआ कि एक जो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते, 3 लेयर का जो व्यवस्था देखते हैं ना, तो ये नालसा भी 3 लेयर का व्यवस्था देता है। तो पैरेलल काम करता है इन सब मामलों, छोटे छोटे मामलों में। तो जल्दी समाधान हो, लीगल एंड जो जो पॉलिसीज है तैयार करने में आसान हो। फीडबैक, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ करवाना रहता है, तो इसके माध्यम से फटाफट करवा लेता है, क्योंकि यह क्या होता था कि आउटपुट जल्दी दे पाता था, तो काम आसान हो, लीगल प्रोसेसिंग बेहतर हो। वैकल्पिक विवाद समाधान, ADR का नाम सुने आप लोग? यस वैकल्पिक सर। जो विवाद समाधान निवारण यस। तंत्र है, इसको यस। नालसा ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लाया, सालसा और डालसा के माध्यम से। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि मध्यस्थता, मेडिएशन और सुलह, जो सुलह करवाता है, ये अपने आप में एक नियम रहता है। तो इसने क्या किया, नालसा ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लोगों का समाधान ढूंढ पाया। तो जैसे जेल में कैदियों को कानूनी सहायता दिलाना, नालसा का भी विकल्प है। पीड़ित मुआवजे की योजना का क्रियान्वयन बेहतर करवाना, नालसा ने करवाया। फिर महिला, ट्रांसजेंडर, बाल अधिकारों विशेष कार्यक्रम, सब नालसा के माध्यम से किया गया। जैसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता, जो आप लोग देखते हैं ना जौहर सिंह मामला में, जो बाद के यस सर। दिनों में यस। आया, तो ये नालसा के द्वारा मामला उठा था। नालसा में जाके ये मामला उठा था, नालसा फिर उसको फॉरवर्ड करता है, आगे जाता है इन सब चीजों को लेकर। 2014 का मामला था। तो ये कितना बड़ा LGBT का मामला था, जो बहुत चर्चा का विषय बना रहा। तो ये सब सोच के देखिएगा, ये विकल्प देता है, ठीक है ना। तो इसको उपलब्धि के तौर पर हम क्या बोलते हैं, न्याय को सस्ता और त्वरित करता है। न्याय को क्या करता है, सस्ता करता है, त्वरित करता है, और समावेशी करता है, सभी लोगों को जोड़ पाता है। लाखों मामलों का निपटारण लोक अदालतों के माध्यम से कर देता है। फिर हाशिए में जो वर्ग लोग हैं, छोटे, जिनके पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है भाई, उनके लिए भी न्याय की व्यवस्था कर, उनके कानूनी जागरूकता को बढ़ाता है। चुनौतियां क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभी भी कमी, लोगों को पता ही नहीं है, फिर भी वो वकीलों के चक्कर में रहते हैं, जहां पर वो अच्छी मोटी में रकम अपनी खपत करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो नालसा के बारे में, डालसा के बारे में, सालसा के बारे में उनको बेहतर पता भी नहीं है, और सरकार इसके लिए उस तरीके से कराती भी नहीं है। लोक अदालतों में जो बैठकें होती है, वो साल में कम से कम और भी संख्या बढ़े। फिर गुणवत्ता युक्त वकीलों की भी उपलब्धता नहीं है। आप जाके देखिए कितने वकील जो हैं, किस स्तर के नॉलेज को क्रिएट अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये सब चीजें होता, फंडिंग और मानव संसाधन की सीमाएं इसके साथ है। फिर लोक अदालतों में समझौता दबाव का आलोचना किया था। जो आर्बिट्रेशन कराया जाता है जो लोक अदालतों में, वो दबाव के माध्यम से होता हुआ बहुत जगह ऐसे मामले देखने को मिले कि दोनों पक्ष में एक पक्ष मजबूत है, तो दूसरे पक्ष को दबाकर समझौता करा दिया गया।
तो ये सब मामला भी देखने को मिला, ये सब चुनौती के तौर पर। तो ये सब चीजें ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सामाजिक न्याय के सेतु के तौर पर ये काम करने लगेगा, ये सब चीजें बोल कर आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। और इस बार प्रश्न हो सके न्यायिक सुधार में बात करें तो नालसा उलसा का एग्जाम्पल जरूर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मामला सुनील कुमार सिंह, चौथा नंबर देखें आप लोग। बोलिए फटाफट बोलिए, क्या हुआ। सर ये भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत अपनाया गया, जिसमें विधायक का काम कानून बनाना होता है और न्यायपालिका सुनिश्चित करना होता है कि वे कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं सर। और विधायक की स्वायत्ता अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 के तहत होती है। और सुनील कुमार सिंह बनाम बिहार विधान परिषद का ये मामला संसदीय विशेषाधिकारों को लेकर है। सदस्यों के निष्कासन के संबंध में प्राकृतिक न्याय की व्याख्या करता है। ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल चर्चा में था इसके कारण, जिसमें यह बोला जाता है न्यायालय क्या करेगा, सामान्यतः क्या नहीं कर सकता है कि संसद 122 के तहत और विधानमंडल 212 के तहत कि आंतरिक जो कार्रवाई होता है, आंतरिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करती है, यही कॉन्सेप्ट है। अब विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, विधायिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देती है। तो न्यायिक हस्तक्षेप जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से संविधान संरक्षक इसको बनाया गया है। पर कभी कभी होता है ना कि अति सक्रियतावाद या तो मनमाना असवैधानिक निर्णय न्यायालय के हस्तक्षेप कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस मामले में जब प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट आया था तो ये बातें के दो जगह याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद स्टेट जो केरल वाद था, केशवानंद भारती, और राजा राम पल वर्सेस लोकसभा का मामला था 2007 का, जिसमें ये बातें बोला विशेषाधिकार भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जो विशेषाधिकार दिए गए ना, विशेष स्थितियों का किस रूप से प्रयोग करें उसकी प्रकृति को समझी जाएगी, प्रकृति समझी जाएगी, जिसके आधार पर यह प्राकृतिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि देखिए आपको बहुत कुछ दिया गया है पर प्राकृतिक न्याय से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप फंडामेंटल राइट को है ना कम कर सकते हैं, जैसे संपत्ति के अधिकार को आपने कम किया, उसे विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है ना। हालांकि इसमें सकारात्मक बदलाव हमेशा बात करते हैं किसमें, मूल ढांचा के संदर्भ में, पर उसका हस्तांतरण कर सकते हैं, ये तो मामला है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो आप लोग फंडामेंटल राइट दे रखे हैं उसके बावजूद भी उसको एक प्राकृतिक न्याय है जो बेसिक नीड्स है, तो उसको आप क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो यही ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक न्याय जो है दो रूप से बात करता है, दोनों पक्षों को सुनने का अधिकार है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये मामला सुनील कुमार सिंह बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का हुआ था तो वहां पर एक सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई निलंबन हो गया था विधानमंडल में, और उनको क्या किया गया, कार्रवाई के दौरान अनुशासनहीनता का मामला माना गया और उनको क्या दिया गया, बाहर कर दिया। अभी हाल ही में कुछ सदस्यों को, जैसे ये बिरला जी पर आरोप लगा था ना, वो बाहर कर दे रहे थे, जिनको वापस फिर कुछ दिनों को बाद कुछ सांसदों को लिया गया, उनकी बहाली की गई। ये सब मामला सुने ना हाल फिलहाल में, और या ना बोलिए तो भाई। ये सर लोकसभा अध्यक्ष पे हाँ महाभियोग हाँ ऐसा कुछ। हाँ सुने हैं। तो वो वैसा ही सेम टू सेम मामला था। तो मामला बस अंतर यहाँ यह था ना कि जो बिहार विधानमंडल क्या था, विधानमंडल सुनील सिंह को बोलने तक का मौका नहीं दिया, सुनील सिंह को बोलने तक का मौका नहीं दिया कि भाई आप क्या इस मामले में अपना राय रखते हैं। अनुशासनहीनता का एक लगा दिया टैग, उसके बाद बोला कि आप निलंबित हो और इतना दिन के लिए नहीं आना है। तो इसने क्या किया कि अब प्राकृतिक न्याय को आधार बना लिया। प्राकृतिक न्याय देखिए भाई, प्राकृतिक न्याय क्या बोलता है, हमको बोलने का हक होना चाहिए। सिद्धांत तो क्या, तो विधानमंडल इससे परे है, विधायिका परे परे इससे, तो न्यायालय प्रश्न पूछ दिया, बात तो सही बोल रहा है भाई। तुम फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हो या न्यायालय में विधायिका में तुम अपने नियम कानून बना के विधायकों को उस बोलने की शक्ति को कम कर सकते हो, जिसमें हम वैसे आर्टिकल 109 की बात करते हैं और 19 की बात करते हैं, दोनों अलग अलग संदर्भ में बातें होती है। उससे ज्यादा विस्तृत 109 का मामला है, संसद और विधानमंडल में असीम शक्तियां हैं बोलने की। पर मान लो आप ऐसा कर भी रहे हो अनुशासनहीनता लगाकर या कोरम जो आपका
विधानमंडल का जो इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए तुम करते हो अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है, पर इसका मतलब उसका प्राकृतिक न्याय तो मत छीन लो ना, उसको बोलने का तो अवसर नहीं दो उस मामले में, उसको बोलने तो दो कम से कम, क्या वो बोलना चाहता है, समझ गए बात को। तो यह मामला था प्राकृतिक न्याय, तो यह सब जगह इंप्लीमेंट होने लगा। जब विधायिका में ये बात हो गई तो कार्यपालिका में भी होने लगा, अब न्यायपालिका में भी इसकी बात होने लगी कि भाई हम प्राकृतिक न्याय की बात यहाँ भी करने लगेंगे। तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करके बोलता है कि मानना एक विधायिका विशेषाधिकार पूर्णतः निर्कुंस नहीं है, अर्थात इस ऐसे मामले में उसको न्यायालयीय समीक्षा की जा सकती है, न्यायालय समीक्षा की जा सकती है। तो यह न्यायालय विधानमंडल संसद में न्यायालय का हस्तक्षेप माना गया। बाद के दिनों में बहुत सी चीजें दांव पे चली गई, अब कानूनी अधिकार उसको प्राप्त है बिहार के सर मामले। तो ये वर्तमान का मामला है, तो ध्यान रखिएगा। ओम बिरला जी का मामला जो था इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ था, तो आपसे प्रश्न पूछ देगा केसर सिंह मामले या सुनील सिंह मामले के साथ टैग करके या प्राकृतिक न्याय से जोड़कर, तो सुनील का आपको चर्चा करना होगा, ठीक है ना, समझ गए। यस सर। हाँ, तो इसके साथ जोड़ के आप लोग थोड़ा सा क्या करना, ऐसा नहीं कि अलग अलग कर दीजिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, प्राकृतिक न्याय कितना न्याय संगत है। न्याय संगत है हाल के लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निलंबित किए गए सांसदों के संदर्भ में बताएं, या इसी तरह कुछ जोड़ के कुछ भी बात कर लेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस सुनील कुमार का ही बात हो रहा है, बिहार का विधानमंडल का जो केस है, तो प्राकृति ने उसी संदर्भ में बातें कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग चर्चा कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 200 का संदर्भ ये बहुत चर्चा में, ये राष्ट्रपति से भी जोड़ कर पूछ सकता है, न्यायालय से भी जोड़ कर पूछ सकता है, या तो फिर आपको राज्यपाल से जोड़ कर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताइए। बोला जाए। क्या वो नहीं पढ़े हैं आप लोग? इतना मामला है, इतना चर्चा का विषय है। सर आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अथवा रोक सकता है या राष्ट्रपति के स्वीकार लिए सर रोक आरक्षित सकता रख है, सकता है और सर। इस प्रश्न वही राष्ट्रपति है, के लिए आरक्षित प्रश्न भी वही रख है, आप सकता लोग इधर उधर की बातें क्यों बोलते हैं? प्रश्न वही है, वो प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, न्यायिक समीक्षा क्या है, न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है। यस सर, ये हालिया विवाद जो सर राज्यपाल के जो विधेयक रोक के रखा गया था सर, शायद तमिलनाडु को लेकर के सर, तमिलनाडु और केरल में जो सर इस तरह का विवाद आया था सर, उसमें जो मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश दी थी कि 3 महीना के अंदर मतलब उसको ये किया जाए। तो सर उस संदर्भ में ये क्वेश्चन बात कर रहा है सर। तो बताइए, उसी संदर्भ में कुछ बताइए, इसकी सीमाएं क्या है ये बताइए तो। क्या आप आर्टिकल संविधान अनुच्छेद जो 200 की चर्चा पूरा कीजिएगा, पहले हमको ये बताइए। आपके पास इतना, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्या चर्चा करने का समय आपके पास है? या लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा, जब तक नहीं पूछा कि आर्टिकल 200 क्या है, विस्तृत चर्चा कीजिएगा, एक लाइन में बोल के निकलिएगा। नो सर, एक लाइन में सर थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना सर, हाँ, थोड़ा बस सा एक दो बता के लाइन। निकलिए। हाँ, एक दो लाइन में बता के निकलना है, उसके बाद यस सर। सीधे आ जाना है, न्यायिक समीक्षा सीमा करना है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इधर उधर बातें जाइएगा ना तो अपना समय वेस्ट तो करिए, उस सामने वाले का दिमाग खराब कर दीजिएगा। जो कॉपी रिव्यू करेगा बोलेगा, देखो जैसे पिछले बार आर्टिकल 32 के संदर्भ में हुआ था, मैं तो बोल रहा हूँ 85 से लेकर 90% कॉपियां हमको ऐसी दिखी, जितनी कॉपियां मैंने चेक की थी, उसके प्रश्न के संदर्भ कोई नहीं लोग समझा, रीट लिख के आ गया। और देखिएगा सबकी कॉपी, जो कॉपी देंगे, अपनी कॉपी जिस दिन नंबर मिलेगा, जिस दिन कॉपी नंबर वाला मिल जाएगा ना, जाके देखिएगा इसको औसत नंबर दिया होगा, सबको 1 से 1.5 नंबर दिया होगा।
औसत नंबर देगा, 2 नंबर ज्यादा दिया होगा। लिखे हैं भर के दोनों पेज। भर के लिखने से थोड़ी होता है, प्रश्न क्या पूछा उस संदर्भ में लिखिएगा तब ना। अगर आपने लिखा होगा उस संदर्भ में तो नंबर मिलेगा। प्रश्न क्या पूछा है इसको पहले समझिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब यहाँ प्रश्न पूछा न्यायिक समीक्षा की सीमा क्या है। हाँ भाई, आर्टिकल 200 के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति उसको थी, है या नहीं है, आप ये पहले बताइए, उसके बाद आगे बात कीजिए। देखिए मेरे पास आते कम से कम टेक्निकल सर चीजें सीख जाइए। हाँ बोलिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट यही बोला था सर कि अभी हम समय सीमा आरोपित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी यदि आगे ऐसा कोई केस आता है जिसमें राज्यपाल मतलब लगातार वो बिल पे बैठे रहते हैं, उस पे कोई स्वीकृति नहीं देते हैं और मेरे पास याचिका आएगी तो हम पुनः इस बोलिए बोलिए। तो फिर हम पुनः इसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे। अच्छा आवाज कम करना। हाँ, तो ध्यान क्या रखना है, आगे बात करना। और कोई लोग बताएंगे। चलिए सीमा की हम बात करते हैं आर्टिकल ना। 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया है। अच्छा और नहीं आ रहा है देखिए, सर। रिवीजन पहले नहीं किए होंगे, तभी तो मामला है कि अभी याद नहीं आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन मेरी बात को, आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं। जो जिस उम्र में आप लोग हैं ना, अभी यूनिवर्सिटी में आए एडमिशन लेने ना, तो वहां से लोग पास आउट है ना, रिटायरमेंट पैसा खा रहे हैं। अभी हंसी लग रहा है, कोई बात नहीं। देखिए सीमा की हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के, 2 चीजें 3 चीजें समझिएगा। कि पहले तो ये समझिए कि न्यायिक समीक्षा का सीमा क्या है, सबसे ना किस स्थिति में। तो पहले ये समझिए कि जो संवैधानिक पद है, परंतु क्या पूर्णतः वो निरकुंश है, पहले ये समझिए। निरकुंश है। नो सर। कोई भी संवैधानिक पद हम ले लें, वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, न्यायिक व्यवस्था में XYZ कोई भी पद हो, वो क्या वो निरंकुश नहीं पूर्णतः है। निरंकुश नहीं है। तो नो सबसे सर। पहले तो ये समझना, निरंकुश नहीं है तो भाई तो मामला तो ही सुलट गया। अब समझाने और समझने की बात है। जैसे मैंने आप लोगों को ऐसे में क्या बोला था, जब क्लासेज हो रही थी तो क्या बोला था कि जलवायु परिवर्तन समस्या नहीं, समस्या से अधिक चेतना का प्रश्न है। चेतना। अगर आप इसको सॉल्व कर दिए, चेतना का प्रश्न को सॉल्व कर दिए, तो जलवायु परिवर्तन कुछ है। नो सर। तो यही मामला है। अगर आप ये समझ गए कि भाई हमारी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई, वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, चीफ जस्टिस इंडिया हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, XYZ फलना अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, सचिव से लेकर कैबिनेट सचिव से लेकर स्टेट सचिव तक हम बात कर ले, कोई भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर उसको यह समझ विकसित हो जाए कि भाई आप निरकुंश नहीं हो, तो व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। पर वो समझेगा कैसे, नहीं समझने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई, नहीं समझेगा तो फिर सुनाया जाएगा, प्रश्न उठाया जाए तो कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा ना। तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर संविधान, राज्यपाल का पद संवैधानिक प्रमुख है, परंतु वो संविधान से ऊपर तो नहीं है, नहीं ना है। तो फिर संविधान से आप ऊपर नहीं हो तो फिर आप संविधान सम्मत काम तो करो, यही कल्पना की जाती है, सम्मत काम करना है। तो काम करने के लिए क्या वो मनमाना निर्णय ले सकता है, क्या निर्णय उसका मनमाना हो सकता है। अब जो आपका लगे, आपके घर की चीजें तो नहीं हो सकती ना, कि हमको जब मन करेगा तब हम बिल पास करेंगे, जब उस पर साइन करेंगे, ये सब तो नहीं हो सकता है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना संविधान इम्पोर्टेंट, ना कुछ इम्पोर्टेंट, जनता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर जनता को लगेगा कि मेरा संविधान बदलना है, वो संविधान भी बदलवा लेगा। कई समय आएगा कभी ऐसा, नेपाल में क्या हुआ, सरकारें बदल गई ना। यस सर, सरकारें बदल गई और सर राजतंत्र से लोकतंत्र में चला है। तो ये सब चीजें समझ पा रहे हैं ना, कि अगर जनता चाह लेगी तो भाई संविधान बदल जाएगा। संविधान बड़का कोई चीज थोड़ी है। यस सर। पर संविधान को हम लोग क्यों नहीं बदलना चाहते, क्योंकि हमें लोकतंत्र पर, जो भारतीय लोकतंत्र पर है, उस पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ऐसी चीजें नहीं हो पा रही, पर एक समय पर आप अति दोहन करना शुरू कर दोगे, अति दोहन करना शुरू अपनी शक्तियों का, तो किसी दिन से जनता का जवाब टूट जाएगा। वही मामला है। तो
सारी शक्तियों को, संवैधानिक पदों को अपने इस निर्णय को मनमाने तरीके से नहीं समझ, आपको विशेषाधिकार दिया गया है, उसका उपयोग सही तरीके से करना है। ये नहीं कि किसी विशेष कारण विशेष से उसका प्रयोग करना है। क्या संवैधानिक प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह भी मामला आपको समझना है। नो सर। अगर कोई संवैधानिक प्रावधान जो आप यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं या कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे क्या एफआर जो हमारा फंडामेंटल राइट है का उल्लंघन कर रहे हैं, तो भाई आपको फिर सीधा आपको न्यायालय आपको आपके पास लेकर आएगा, आप कोई भी पद पर क्यों ना बैठे हो। तो इस मामले में तो नहीं था, एफआर का मामला तो नहीं था, पर ये तो मामला था ना, तो इसलिए न्यायिक समीक्षा इस संदर्भ से की जा सकती थी। अब है कि मामला यह समझिए दूसरा, सीमित हस्तक्षेप। क्या सीमित हस्तक्षेप का नाम मतलब समझते हैं? लिमिट रिव्यू। क्या निर्णय गुण दोष में नहीं आता है? निर्णय न्यायालय का, न्यायालय असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जो मैं अभी बात ऊपर बोला उन लोगों के लिए, तो न्यायालय के बारे में बात होगी। भाई आपके निर्णय जो होंगे वो भी गुण दोष से भरे पड़े होते हैं, गुण दोष से, तभी तो आप अपने निर्णयों के लिए भी समीक्षा करते हो कभी, है ना। कहाँ पर हम लोग करते हैं? 137 में शायद। अरे 32 के तहत हम लोग करवाता है ना, कौन कौन यस सर, नियम है 30। अपने। तो आप गुण 32 दोष के का तहत। कल्पना जब कर रखे हो, तो इसका मतलब न्यायालय को भी अपने क्षेत्राधिकार, अपने विशेषाधिकार के संदर्भ में बात सोचनी होगी कि हम कब हम प्रयोग करेंगे इसका। इसका मतलब कि संवैधानिक पदों जो पद हैं उसके लिए, जो भी हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, तो क्या हम उसको औने पौने दांव के आधार पर, जैसे आम लोगों के लिए एफआर का प्रयोग करते हो, उसके लिए 32 और 226 का प्रयोग करते हो, क्या उन लोगों के लिए भी हो जाना चाहिए? अगर करने लगेंगे बार बार, तो क्या होगा कि फिर लोकतंत्र पर विश्वास कैसे स्थापित कीजिएगा। तो यह भी एक सीमा है। तो केवल जो प्रक्रियात्मक वैधता है और संवैधानिकता की जांच करता है यह, तो यह भी एक मामला है कि हम किस स्थिति में करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। तो यह भी एक सीमा है। तो यह कंफ्यूजन वाली स्थिति बना देती है। तो ये दो सीमा ध्यान रखिएगा। जैसे शमशेर सिंह बनाम स्टेट मामला जो था 1974 का, नाम सुने हैं? जहां पर राज्यपाल समानता मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, वहां पर न्यायालय ने बोला, तो मंत्री परिषद, न्यायालय ने जब ये मामला, इस मामले में, तो न्यायालय ने, राज्यपाल ने इसे माना कि नहीं माना? एग्जाम्पल के तौर पर शमशेर सिंह मामला जो था, सिंह मामला आपको 1974 का मामला जो था, उसमें क्या बोला? सीधा सा राज्यपाल समानता मंत्री परिषद की सलाह कार्य से करेगा। फिर जो नंबा रेबिया का जो डिप्टी स्पीकर 2016 का मामला था, राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां भी न्यायिक समीक्षा का अधीन है। दूसरा कि जो नाम्बिया जो मामला था, आप लोग पढ़े होंगे, वर्सेज जो आपको डिप्टी स्पीकर की मामला था 2016 का, जिसमें यह बोला गया था कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जब इस मामले में आप मान रहे हो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां अधीन है, तो फिर जब ये आपको अभी वर्तमान में जो मामला उठाया था आर्टिकल 200 के संदर्भ में, तो क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होना चाहिए? अगर एक जगह यहाँ मान रहे हो, यहाँ भी मान लिए, न्यायालय माना ना, न्यायालय ने बोला तो राज्यपाल ने माना ना, इस बात को, विद्रोह तो नहीं हुआ। समझ रहे क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। इन दो मामलों में जब राज्यपाल ने नहीं बुरा माना, या फिर राष्ट्रपति ने इस मामले में अपना 100 प्रयोग नहीं किया, 143 का ही प्रयोग नहीं किए थे ना इस बार। 14 सवाल किस आर्टिकल से पूछे थे? 143 पे। हाँ, तो इस मामले का प्रयोग नहीं किया था। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि आर्टिकल 200 में जैसे ही वो डिसीजन दिए, ये 143 का प्रयोग राष्ट्रपति ने कर दिया, और राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे, तो उसमें यह मामला था क्या आप किस अधिकार से राज्यपाल के इस शक्ति का न्यायिक समीक्षा करेंगे। ये भी एक प्रश्न था। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए, यही प्रश्न है। इतना समझाने का मतलब यही है कि इस चीज को समझिए सबसे पहले कि हाँ, ये मामला क्या है। बस एक चीज जानिएगा कि जब हम आर्टिकल 50 की बात करते हैं ना, तो सबको अपने अपने कार्यदायित्व दिए गए हैं, ठीक है। इधर जुडिशरी को, न्यायालय को दिया गया, इधर आपको कार्यपालिका और विधायिका को दिया गया।
तो भाई कोई भी शक्ति का अति प्रयोग नहीं करेगा, यही बोलता है शक्ति का अति प्रयोग नहीं करेगा। तो अगर दोषों के मामले में न्यायालय अपने शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कर लेता ना, तो विधायिका अपने कार्य दायित्व से क्या फिर करती, कार्य दायित्व में क्या लेकर चलती। बहुत से मामलों में निर्णय कानून पर आप कर लो, ठीक है, ये आपके विधायिका कार्यपालिका का मामला था, जहां पर उसको ये शक्ति दी गई कि विशेष शक्ति दी गई कि ऐसा कोई मामला होगा जहां पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। हाँ, बस न्यायालय एक काम करता है तो ये मामला इतना हाइप नहीं होता, बस यह बोल देता है कि अनुरोध ऐसा किया जाता है, अपेक्षा ऐसा किया जाता है कि राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग है ना, प्रयोग जनहित के संदर्भ में करे, जनहित के संदर्भ में करे। बस एक शब्द प्रयोग कर लेना था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, मजाल है न्यायालय इसको कुछ बोल देगा, न्यायालय कुछ बोल सकता है। मान लीजिए दिल्ली मामला, एक महाराष्ट्र का मामला और एक बिहार का मामला है, एक उड़ीसा का मामला है। उड़ीसा है, आर्टिकल मान लीजिए कोई भी उठा लीजिए, आर्टिकल 28 हम उठा लेते हैं, या आर्टिकल 39 ही उठा लेते हैं, या आर्टिकल XYZ कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। 31 के बाद कौन सा है, 32 34 को उठा लेते हैं, कुछ भी होगा हमको नहीं पता है। अब मान लीजिए किसी में वो प्रयोग करवा रहा है, तो दिल्ली मना कर, बिहार मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे पास संसाधन नहीं है, तो क्या न्यायालय मजाल वो करवा लेगा उससे? नो सर। हाँ? अब मान लीजिए न्यायालय नहीं बोला, दिल्ली पर महाराष्ट्र के पास खूब पैसा है, खूब संसाधन उसके पास, वो बिना बोले लागू कर लेगा, तो क्या न्यायालय इसको रोक देगा? और जब तक उसका FR उल्लंघन नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ पर यथा स्थिति यथा संसाधन के मामले से न लागू नियम लागू किए जा रहे हैं। तो बस यही एक शब्द यूज कर लेता है, क्योंकि ये व्यवहार में चीजें चली आ रही है हमारे सिस्टम में कि राज्य को दायित्व दिया गया, उसे न दबाव नहीं दिया गया, दायित्व दिया गया पर दबाव नहीं दिया गया। न्यायालय को ऐसे ही राज्यपाल को आर्टिकल 200 के मामले में दायित्व दिया गया, उस पर दबाव नहीं डालना है, नहीं तो मामला आप फिर दूसरे एंगल से निकलना शुरू हो जाएगा। यही मामला था, बस एक शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा तो मामला सलट जाए। तो ये सब सारी चीजें लिख दीजिएगा और कुल मिलाकर बात ये बोल दीजिएगा कि क्या बाध्य किया जा सकता है, तो न्यायालय सीधे बाध्य नहीं कर सकता है कि इतने दिनों में तुम लागू कर दो। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी के मामले में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वह स्पष्ट तौर पर बातें कर रखी है। हाँ, आप आग्रह जरूर कर सकते हो राज्य से कि भाई जैसे महिलाओं को सुरक्षा देना है या स्वास्थ्य सेवाओं का पुनः बहाल करना है, न्यायालय अपेक्षा कर सकता है सरकारों से, राज्य की सरकारों से, केंद्र सरकार से कि ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करो। ये नहीं बोल सकता कि आज ही लागू कर दो। सीधा सा राज्य बोले हमारे पैसे नहीं, कहाँ से हम करेंगे? भाई आप पैसा दे दो हमको। मान लीजिए सैनिटरी नैपकिन का मामला है, मान के चलिए, है ना, सिंपल सा एग्जांपल हम बोलते हैं, सैनिटरी नैपकिन का मामला हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया, अब बहुत से राज्यों के पास है ना इसके लिए पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो उसको अपने अन्य जगह से पैसा निकालना होगा। तो भाई वो अगर नहीं निकाल पाता है तो फिर वो क्या करेगा, कैसे लागू करेगा? अगर केंद्र इसको नहीं पैसा देती है, मान लीजिए हमारे ये भी तो नियम चलता है ना, जो केंद्र में जो सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो केंद्र उसको पैसा मुहैया नहीं कराती है, लेट करती है, देती है पर लेट से देती है। तो भाई इस राज्य के पास पैसा अगर नहीं रहा इस कंडीशन में, जैसे पंजाब का बात हम कर ले, मान लीजिए पंजाब में अलग अलग सरकार है, केंद्र और राज्य में, पंजाब के पास पैसा नहीं मान कर चलिए, तो कैसे लागू कर लेगा? और आप तो ऑर्डर दे रहे हो कि आज से लागू करो। समझ रहे मामला क्या था? यस सर। तो आप आग्रह करोगे ना, तो यह क्या करेगा ना, आग्रह करेगा तो दाव पेच शुरू करेगा कि हाँ राज्य को कैसे हम पैसा लगाए, इसके लिए हमको 10,000 करोड़ रुपया चाहिए, मान के चलिए इस नियम को लागू करने के लिए। हो सकता है एक कल से ही लागू कर देगा ये अपना व्यवस्था करके, अगर मान लीजिए इसको 1 साल लगता है, 1 वर्ष लग जाएगा, तो ये करेगा क्योंकि आदेश आ चुका है, ऐसा निर्देश हो चुका है। उसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा है, तो ऑटोमेटिक राज्य अपने कैरेक्टर को ठीक करना चाहता है, क्योंकि वोट लेना है, फिर सरकार बनानी है। तो आप केवल यहाँ करते कि जनहित संदर्भ में विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करने का आग्रह कर देते हैं, तो डीपीएसपी का मामला के साथ जोड़ देते हैं
तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, इतना राष्ट्रपति तक मामला नहीं पहुंचता, और ना ही वो आपसे 14 सवाल पूछता, फिर आप पानी पानी होके फिर बातें बोलते हैं कि हम दूसरा बार मामला तीसरा बार में भी देखेंगे। समझ गए बात क्या था? तो आप आदेश जारी नहीं कर सकते हैं दो लोगों के खिलाफ, राष्ट्रपति और क्या कर सकते हैं, राज्यपाल के साथ, क्योंकि अगर हम कर देते हैं तो संवैधानिक प्रमुख का अर्थ क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख कैसे तय कीजिएगा? फिर प्रमुख कौन होगा? आप प्रमुख स्वयं को घोषित कर दीजिएगा, क्योंकि आप इसी को आदेश दे रहे हो। राष्ट्रपति को अगर आप आदेश दे रहे हो कि इस मामले में आप 3 महीना के अंदर निर्णय ले लेना है, तो फिर संवैधानिक प्रमुख बनाने का अर्थ क्या रह जाएगा उसका? आप उनसे आग्रह करो कि ऐसे मामलों में कि आप ऐसे विवेकाधिकार अगर आपको ऐसे मिले, आग्रह कीजिए कि इस समय के साथ इसको जनहित में निर्णय लिया जाना चाहिए। बस आप बोल देते तो संवैधानिक प्रमुख अपने आप में आपसे बड़ा स्टेटस सिंबल लेकर चलता है, तो आपसे ज्यादा वो जनहित याचिकाओं को, सॉरी, जनहित के लिए काम करना चाहता है। अगर ऐसा राज्यपाल, ऐसा राष्ट्रपति ऐसा कुछ कार्य कृत कर रहे हैं जहां पर लग रहा है कि जनता के हित पूरा नहीं हो पा रहा है और आपको नजर आ गया, तो आप बस आग्रह कर देते हैं मात्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति ने चीफ न्यायालय में जो स्थितियां बनी हुई है नियुक्तियों को लेकर, केसेस को लेकर, बस एक आग्रह किया किसी सम्मेलन में, और पूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरा इकोसिस्टम काम करना शुरू कर दिया। सोच के देखिए आग्रह कितना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अपनी चीजों को मामले, जैसे एग्जांपल के तौर पर कल ही मैंने आप लोग परसों डाटा बोला कि नहीं करिएगा, एक्टिव ग्रुप बना के हम काम करेंगे, ठीक है? तो आप लोग भेजना शुरू किए ना, हम सुबह से आग्रह कर रहे उतना दिन से, भाई कॉपी भेजिए, कॉपी भेजिए, जबकि सिलेक्शन आपको लेना है। ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको होना चाहिए कि हमको होना चाहिए? यही मामला समझिएगा। अगर केवल मेरा आग्रह कर लेने मात्र से आप अगर एक्टिव हो गए हैं, इसका मतलब है कि प्रमुख होने का ना दायित्व जो दिया गया है वो सही है। अगर नहीं मान रहे तो इसका मतलब आप अपने आप को समझ रहे हैं क्या? यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, इसको दिल पर नहीं लीजिएगा आप लोग। आप अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं, तो फिर जब ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो पता चला 4 लोग बाहर हो जाएंगे, 2 लोग अंदर हो जाएंगे, 5 लोग उधर चले जाएंगे। समझ गए बात को क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कितनी भी कुछ हो जाए कि इस व्यवस्था जो हमारे देश में बना हुआ है उसमें संवैधानिक प्रमुख बनाया गया राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को। हम नहीं बोलते हैं, हम नहीं जानते हैं कि संविधान लोकतंत्र का क्या धारणा है, पर जनता तो यही जानती है ना, जनता संवैधानिक प्रमुख के तौर पर इसी को जानती है। तो इस चीज को समझिए, मूल भावना संविधान का प्रभावित नहीं होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। और यही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। जो जो इसके साथ काम कर रहे हैं ना, उनको अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो सिस्टम, इको सिस्टम बना वो खराब होता है, और सीधा किस पर प्रभाव पड़ेगा? लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। तो यही चीज मामला था जिसको आप लोग समझ लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और सारी चीजों को कनेक्ट कीजिएगा, सीधा सा डीपीएसपी के संदर्भ में बताइएगा एग्जाम्पल के साथ, कि ऐसे मामलों में आग्रह किए जाते हैं जहां पर राज्य अपनी शक्ति संसाधन के आधार पर प्रयोग करती है, और बहुत से एग्जाम्पल के आधार पर दे सकते हैं कि राज्यों ने इसको पूर्ति किया। वैसे ही राज्यपाल से आग्रह जनहित संदर्भ में याचिका की जाती तो वो अपने कार्य और दायित्व में स्पेशल कार्य कर लेते हैं। तो ये सब चीजें एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब तो आप लोग खूब जानते हैं, इस सब में बताने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म, अति न्यायिक सक्रिय। चलिए इसमें आइए, तो कहाँ गया जी? परिसीमन, हाँ परिसीमन। चलिए इसको बताइए फटाफट। इसको स्टार रखिएगा, प्रश्न आपको यहाँ से आ जाएगा, या तो यहाँ डबल स्टार इसको रखिए, ट्रिपल स्टार इसको रखिएगा, जल्दी फटाफट। ज्यादा नहीं ना हो जा रहा है? हेलो, नो सर। बोलते रहिएगा। चलिए फटाफट बोलिए, 5वां नंबर प्रश्न, परिसीमन।
सर ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट टाइप लॉन्ग है, क्वेश्चन है सर। लॉन्ग सर है, लॉन्ग लॉन्ग है है। सर। तो इसमें सबसे पहले जो हालिया परिसीमन क्या है, उसका वैधानिक स्थिति, ये सब डाल के, और फिर परिसीमन के जो मतलब ये है कि वह एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य को स्थापित करता है इस तरीके से, और फिर वो मतलब उसका जो भी कार्य है वो डाल के, और फिर ये जो संतुलन स्थापित करने का सुझाव है सर, तो उसमें ये हो सकता है कि सर परिसीमन मतलब करने के वक्त केवल जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा बल्कि जैसे जीडीपी में उसका योगदान या फिर जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति, क्योंकि केवल जनसंख्या यदि ध्यान में रहेगा तो जो अभी उत्तर दक्षिण राज्यों का विवाद है वो विभाजन बढ़ता चला जाएगा, इससे क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न होगी। उत्तर के जो राज्य हैं उन्हें मतलब अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के कारण उनका राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ेगा, जबकि दक्षिण के राज्यों में ये कमेगा, तो वहां पे सर एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो फिर यह सहकारी संघवाद की भावना के भी विपरीत है। तो इसमें सुझाव यही होगा सर कि जो परिसीमन के आधार पे जो सीटों का बंटवारा है उसमें केवल जनसंख्या एकमात्र कारण ना हो, उसमें और भी कारण ऐड किए जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त सर दूसरा सुझाव कि राजनीतिक दलों के साथ इस बात पे विचार विमर्श किया जाना चाहिए और एक जो मध्यम का रास्ता है वो आवश्यक है। फिर तीसरा हो सकता है जैसे अभी 1971 की जनगणना पे है, तो इसमें मतलब इसको और भी कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सके जब तक कि जनसांख्यिकीय जो संतुलन है वो उत्तर और दक्षिण का लगभग एक समान ना हो जाए, तो ये भी एक हो सकता है मेरे विचार में सर अभी। और लोग बताइए। और लोग बताइए, इस प्रकार के टॉपिक जो सर है उसको बोलिए। सर परिसीमन जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा है सर, इसका उद्देश्य एक वोट एक मूल्य का है, और परिसीमन की संवैधानिक व्यवस्था है आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 और 327 एंड 329। और सर इसका कानूनी व्यवस्था सर ये सीमा आयोग की तरह कार्य करती है, और सर इसकी कार्य प्रणाली है निर्वाचन क्षेत्रों का ये संख्या निर्धारण करती है, सीमाओं का निर्धारण कहने करती है, और कहने का एससी एसटी सीटों का। अच्छा अच्छा, जरूर। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल कैसे दे आप लोग, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे एग्जाम्पल इसका कैसे फिट कराए। मान लीजिए हमको जाना है यहाँ से दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली, और हमारे पास टिकट है अवेलेबल हवाई जहाज का भी, रेल का भी, और गाड़ी भी उपलब्ध है, और साइकिल भी उपलब्ध है। अब मुझे आप लोग बताइए किससे जाइएगा। अब इसमें भी दिक्कत हो रहा है। एरोप्लेन। तो बुद्धिमत्ता आपकी इसमें है ना कि आप हवाई जहाज से पकड़ के जल्दी पहुंच जाइए, साथ में एंजॉय करके जाइएगा, यही ना, कि जबरदस्ती नहीं। हम बहुत बड़ा लॉजिकल कहते हैं, हमारे पास क्या है उसको करते हैं, एथिक्स है, मोरालिटी है, ये हम नहीं कमाते हैं तो भाई हम साइकिल से जाएंगे, ये तो नहीं है ना। है ऐसा कुछ मामला? अगर आपको समान अवसर मिले हुए आपको विकल्प चयन करना है तो भाई हमको सबसे जो बेस्ट विकल्प होगा उस पर जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल हम क्यों दिए, रीजन उसके पीछे प्रश्न क्या पूछा गया ये ध्यान नहीं देना है, बस प्रश्न में शब्द मिल जाना है तो भाई हम रगड़ देंगे, हम तीनों से किसी में पकड़े हम उसी से निकले, मेरा मर्जी ना। अरे परिसीमन में पूछा है लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वास्तविक राजनीतिक जनसंख्यिकीय परिस्थितियों के बीच संतुलन कैसे करना है। इधर उधर की बातें बोलिए, सबसे पहले लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है परिसीमन के कॉन्सेप्ट में ये तो बताइएगा ना, कि नहीं बताइएगा। यस सर। कि उड़ले चलिएगा आर्टिकल और ये सब जो बातें आप लोग करें, ठीक है, मान लीजिए नहीं समझ पाए तो एक चीज को समझिए, कितने बार बोले हैं, डिमांड को पहले समझिए, डिमांड 1 क्या है, डिमांड 2 क्या, उस शब्द को बार बार आप लोग कॉपी में क्या बोलते हैं, शीर्षक बनाइए जो पूछा गया है। अब लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है परिसीमन को लेकर, ऊपर जो बोले सब ठीक है, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट और एक
मूल्य है इलेक्ट्रॉल क्वालिटी क्वालिटी को लेकर। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं डिमिनिशन जो हमारा कमीशन ऑफ इंडिया इसको कराता है, सब सारी चीजें आर्टिकल सब सही है, भूमिका में आप लिख दिए। पर जैसे ही आप इस शब्द को नहीं लिखिएगा, बाकी कुछ भी बात कर लीजिए, जो कॉपी रिव्यू करेगा, मेरी बात मत लीजिए, हम तो डांटते रहते हैं, मेरा काम क्या है, हमें डांटना है। पर मान के चलिए कि इंटरव्यू सॉरी कॉपी जो रिव्यू करेगा उसको ये शब्द नहीं दिखा और ढूंढते रह गया आपके कॉपी में, तो क्या आपको नंबर दे देगा वो? नो सर। तो हम बार बार तो आपको पहले दिन से कॉपी में रिव्यू करके यही बात बोल रहे हैं कि डिमांड 1 डिमांड 2 जो भी है, डिमांड 3 डिमांड 4 है, उसका हेडिंग बनाइए पहले। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है, सबसे पहले इसको लिखिए, इसके बारे में चर्चा करिए। सबसे पहले है समान मताधिकार। अगर समान मताधिकार नहीं रहता तो परिसीमन का होना ना होना मतलब रहता? सर हाँ या ना, अब कुछ तो बोलिए भाई लोग। यस सर, मतलब सर इसका जो मेन काम है सर वो निष्पक्षता और तटस्थता का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, अर्थात फेयरनेस और नेचुरलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, तो परिसीमन जैसी कल्पना का कोई, परिसीमन जैसी कुछ धारणा का कोई भी जरूरत था हमको? क्यों हमको लाना? निष्पक्ष बनाए रखना है चीजों को लेकर, सारी सीट बराबर होनी चाहिए, तटस्थ रखना है, कोई ऐसे नहीं कि किसी वर्ग विशेष में चीजें बिगड़ती हुई रही, सब जगह मैनेज करना है, इसलिए जरूरी है निष्पक्षता तटस्थता जैसा कॉन्सेप्ट अगर हमारे सिद्धांत लोकतंत्र में नहीं रहता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों में, तो क्या परिसीमन जैसी जो अभी किया जाएगा, क्या उसकी आवश्यकता थी? सीधा से एक लाइन में मुझे उत्तर बताइए। इसलिए है ना कि हमको ये तय करवाना है, हमको ये तय करवाना है, इसलिए हमको परिसीमन करवाना है भाई। ऐसा नहीं कि लोगों को ऐसा आभास होने लगे कि भाई हमको समान मताधिकार का जो कॉन्सेप्ट वो मिल ही नहीं रहा है, दूसरा कि निष्पक्ष हमारे क्या उसको बोलते हैं क्षेत्र में हो ही नहीं पा रहा है, तटस्थता अर्थात सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार नहीं हो पा रहा, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा, सभी के साथ तटस्थ व्यवहार नहीं हो पा रहा, एग्जाम्पल के तौर पर ये। फिर इसके भौगोलिक एकरूपता हमारे देश में होनी चाहिए, इसके लिए भौगोलिक एकरूपता का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। यही सर, राजनीतिक तो मतलब क्षेत्रीय, ये सर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। क्षेत्रीय एकरूपता, हम कितना भी कुछ कर ले, हम विविधता रखे हुए अपने देश में, पर जब हम एकजुटता की तो बात करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। हमारा प्रस्तावना में ये बात बोलता है। तो भाई हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहे लोकतंत्र में, तो परिसीमन की कल्पना हम करना चाहेंगे या परिसीमन जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए से ध्यान रखें। फिर इसके सामाजिक न्याय। यस सर। अगर सामाजिक न्याय हमारे लोकतंत्र में नहीं रहता, एससी एसटी वर्ग आरक्षण के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, वर्ग विशेष के संदर्भ में, तो क्या आपको लगता है परिसीमन जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने की जरूरत पड़ जाती? तो सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, पहले सिद्धांत की चर्चा कीजिए, उसके बाद आगे कहानी जो भी बताना। दूसरा, अब इसको राजनीतिक और व्यवहारिक जनसांख्यिकीय, जो वास्तविक राजनीतिक जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के विसंतुलन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जनसांख्यिकीय चुनौतियां हैं क्या, तब ना हम संतुलन बनाएंगे, हमको पता रहेगा तब ना कि यस सर। भाई जनसांख्यिकीय जो हमारा चुनौती क्या है, बताएंगे कोई कोई चुनौती क्या है? यस सर। एक बोलिए तो सर फटाफट। मतलब उत्तर और दक्षिण का जो सर कंसेप्ट है कि उत्तर के जो राज्य हैं सर उसमें जनसंख्या सीधे बहुत उत्तर दक्षिण में आप लोग क्यों चले जाते, विवाद को क्रिएट करना है? राज्य क्षेत्रों में डायरेक्ट बात बोलिए, राज्य क्षेत्रों की जनसंख्याओं में असंतुलन है, आप दक्षिण और उत्तर का विवाद क्यों क्रिएट करते हैं, हाइप करते हैं? ये सब शब्दों का प्रयोग अपने एक स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग में नहीं करिए जब तक वो ना पूछे। अब मान लीजिए इंटरव्यू आप दे कर आए, इंटरव्यू में अगर इस प्रकार का प्रयोग कर देते शब्द, सीधा आपको धर लेगा नेगेटिव सेंस में। आप उसके जगह दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। हाँ यार, हाँ, तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। अब सीधा उत्तर दक्षिण मत जाइए, जैसे लिखिए राज्यों और क्षेत्रों का। देखिए ये सब शब्दों का प्रयोग है ना, जब तक आपके क्वेश्चन में प्रयोग ना हो तब तक नहीं करना है, जब तक नेगेटिव सेंस में नहीं पूछा गया तब तक नहीं करना, बचने की कोशिश करनी है। तभी तो आप कार्य से, व्यवहार से और विचार से संतुलित व्यक्ति समझे जाएंगे।
नहीं, प्रशासक है जो वहाँ पर इस प्रकार के भी मान लीजिए नहीं भी प्रश्न पूछा, आप डाल रहे हैं वहाँ पर उत्तर दक्षिण विवाद और इस प्रकार का कॉन्सेप्ट, तो इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाने लगता है, तो कोशिश कीजिए बचने की। ठीक है, राज्य और क्षेत्रों की में जनसंख्या संतुलन है चुनौती सबसे बड़ा, ये एक। दूसरा दूसरा क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों का प्रतिनिधित्व नुकसान होगा। सफल राज्य जो सफल हो चुके हैं राज्य, उनको नुकसान होगा प्रतिनिधित्व के मामले में। यस अब मान लीजिए जब तक आप मान लीजिए मैं यहाँ पर कैसे यूज करना है इस संदर्भ में, जैसे सफल राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण में, तो कुछ राज्य जैसे केरल, महाराष्ट्र, केरल, आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, अब दक्षिण के राज्य नहीं लिखिएगा, समझ गए। अब यस सर। शहरी और ग्रामीण, शहरी या ग्रामीण विभाजन की बात करते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके सबसे बड़ी चुनौती है। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा है, जिसके कारण परिसीमन जनसंख्या चुनौतियां उभर कर सामने आती है। जिस मान लीजिए अब जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो यूपी जैसे राज्य अधिक सीट ले लेंगे, तो केंद्र में सरकार जब बनेगी, यूपी, बिहार और कौन एक राज्य जीत जाता है, तीनों राज्य अगर जीत जाए तो केंद्र में सरकार उसी की बनेगी, है ना थ्योरी। मध्य प्रदेश कौन राज्य बताइए, 3 राज्य। हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 राज्य है जहां आप लोग को ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी हुई है तो सीधा सा अर्थ होगा केंद्र में हमेशा, अगर मान लीजिए कोई पार्टी इसी पर फोकस कर दिया इन 3 राज्यों में, तो अनुपातिक रूप से तो हमेशा विजेता वही बनेगा। जाके अभी केस स्टडी पढ़ लीजिए पिछले 3 टर्म का, ये चीज समझिएगा कि भाई हमारा सबसे बड़ा चुनौती यही है कि राजनीति हस्तक्षेप, राजनीति जो ग्रेनी माइंडिंग है वो ना शुरू हो जाए। तो परिसीमन कराने का भी क्या फायदा होगा भाई। तो भाई यहाँ समझिएगा, हाँ कोई कोई जरूर। अब संतुलन करना कैसे, संतुलन कैसे बनाना, संतुलन के लिए ध्यान रखना है मल्टी फैक्टर आधारित परिसीमन। जाइए डीएनए में मैंने बताया है कि हाँ कैसे आप इसको सुझाव कर सकते हैं, वर्ग विशेष बांट सकते हैं अनुपातिक रूप से, बड़े राज्य है छोटे राज्य है, जैसे भी एग्जाम में बिहार में एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में बोला दिन में भी यूनिट अलग लगेगा, राज्य रात को यूनिट अलग लगेगा बिजली बिल। तो मल्टी फैक्टर अभी मैंने जाइएगा आपके डीएनए में मैंने बता रखा, वहां पर मल्टी फैक्टर आधारित आपको कॉन्सेप्ट लाने ही होंगे, नहीं तो जनसंख्या को आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विविधता का मामला है। मुस्लिम वर्गों का एक अलग अपना कंसर्न उनका है, वो जनसंख्या नियंत्रण पर काम ही नहीं करेंगे। तो भाई जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो कैसे जनसंख्या नियंत्रण करेगा, तो फिर आप बाद में रोना कुछ और भी रोएंगे। तो सीधा सा अर्थ है अनुपातिक रूप से ना जनसंख्या वितरण को अपनाइए, अर्थात जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ वहां 2 व्यक्ति, और जहां पर जनसंख्या नियंत्रण हुआ एक आंकड़ा निकाल लीजिए भाई। हाँ, एक आंकड़ा आप सर्वे करवा लीजिए, रिपोर्ट के माध्यम से सर्वे कराए कितना व्यक्ति एक आदमी पर, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण किया गया, यहाँ 1 व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण हुआ, 1 व्यक्ति माना जाएगा ये परिसीमन के लिए, यहाँ 3 व्यक्ति 2 व्यक्ति जो भी निकल का आंकड़ा है उसको माना जाएगा 1 व्यक्ति एक परिसीमन का सीट। समझ रहे बात को, अनुपातिक रूप से आपको निकालना पड़ेगा तभी इसका कुछ समाधान है, नहीं तो आप समाधान निकाल ही नहीं पाइएगा जनसंख्या के आधार पर जाइएगा तो। एग्जाम्पल के तौर पर आप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चले जाइए, क्योंकि वहां पे यही कंसर्न है ना, जनसंख्या नियंत्रण का कॉन्सेप्ट है वहां उनके पंथ में। तो आप कैसे फिर जनसंख्या नियंत्रण कीजिएगा, तो फिर जहां जहां मुस्लिम बाहुल वाला क्षेत्र है वो परिसीमन में आपसे आगे निकल जाएगा, तो मामला यही फिर फंसेगा। तो उत्तर दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोग जानते हैं वो वहां तक नहीं सीमित रहेगा, ये धर्म विशेष फिर क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज है उसमें, तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में मल्टी फैक्टर आधारित परिसीमन हो जाए, केवल जनसंख्या ही नहीं हो, क्षेत्रफल के आधार पर भी करिए आप लोग, क्षेत्रफल। फिर उसके बाद भौगोलिक कठिनाइयों के आधार पर भी कर सकते हैं, भौगोलिक कठिनाइयों के आधार पर भी कर सकते हैं, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी कर सकते हैं।
इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मापदंड बनाइए, ट्राई कीजिए भाई, इसका विकल्प तैयार कीजिए। केवल जनसंख्या ही एकमात्र आधार मत बनिए। दूसरा क्या कीजिए भाई, स्वतंत्र और सशक्त आयोग बनाइए, स्वायत्ता तो पारदर्शिता दीजिए कि हाँ उसको इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो कैसे नियंत्रित करेगा सारी चीजों को, राजनीतिक हस्तक्षेप उस पर न बढ़े। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र और प्लस सशक्त आयोग की बात होनी चाहिए। उसको इतनी शक्ति जरूर मिलनी चाहिए कि वो सॉवरेंट होकर काम कर सके, और राज्यों के राजनीतिक हस्तक्षेप में उसको दबाव ना पड़ पाए। राजनीतिक हस्तक्षेप जितना न्यूनतम वो करवा सके उतनी शक्ति उसको होनी चाहिए। नहीं तो अभी जाके देखिएगा, राजनीतिक दबाव इतना होता है कि पंचायत का चुनाव आप देखते होंगे कि भाई मेरा गांव इस साल फलना पंचायत में, ये पंचायत में था, और अगला साल 5 साल बाद हुआ तो बी पंचायत में चला गया, पर मेरा गांव कहाँ था हमको खुद नहीं पता चल रहा। तो एक दिन हम इधर वोट दे रहे हैं, एक बार उधर वोट दे रहे हैं। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है यहाँ पर। सीट का यहाँ एडोप्ट किया गया, जनरल सीट है कि महिला सीट है कि SC ST वर्ग का सीट है। तो भाई हम मतदाता इस तरीके के राजनीतिक हस्तक्षेप में फंसना चाहेंगे? हमको तो वोट देना है। यही मैं स्वायत्तता की बात कर रहा हूँ। फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग कीजिए भाई। प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या करना है कि हाँ GIS डेटा एनालिसिस के माध्यम से निष्पक्ष और वैज्ञानिक परिसीमन भी आपको लाए। बहुत से आंकड़े के माध्यम से अभी इस बार डिजिटल आपको अपनाया गया है जनगणना के मामले से, तो परिसीमन भी इस बार बहुत बेहतर तरीके से आ पाएगा। वास्तविक रूप से आंकड़ों को संग्रह किया जाएगा जिसके आधार पर चीजें सही होंगी। सुनवाई और सहभागिता का भी कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए कि अभी कहीं ना कहीं ये सब मामला पीछे है। जन सुनवाई का अगर विवाद हो जाता है तो भाई उसको आर्बिट्रेशन कैसे किया जाएगा, उसका विवाद निपटारा कैसे किया जाएगा? जैसे स्थानीय जनता, नागरिक समाज की भागीदारी अगर लगता है उसको, ड्राफ्ट जो बाउंड्रीज है वो आपत्तियां है, सुझाव उसको लेने की व्यवस्था होनी चाहिए, देने की आवश्यकता होनी चाहिए कि हम बोल पाए कि भाई मेरा परिसीमन ऐसे मत करो। मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर मान लीजिए कितने में भी होता है परिसीमन लोकसभा के लिए, 1 सीट माना जाता है। कितनी जनसंख्या पर 1 सीट मानी जाती है, बताएंगे कोई? हेलो, सर 10 लाख है क्या सर? हमको नहीं पता, आप लोग बताइएगा ना। हर चीज हम ही बताया लगे राज्य क्या? विधानसभा और लोकसभा के लिए सर अलग अलग है। हाँ तो बताइए तो सही, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली सीट वो नंबर नहीं याद है सर अभी। 20 लाख है क्या, 50 लाख है? बताइए, 1 करोड़ है, कितना है? सर 20 लाख के ही आसपास है सर, 20 लाख से अच्छा। 30 लाख है शायद सर। छुट्टी सब भूल जा रहे हैं इंटरव्यू में देने के चक्कर में क्या। मान लीजिए 20 लाख जनसंख्या है, ठीक है ना? 10 लाख पे 20 सर। 10 लाख पर, ठीक है, 10 लाख पर है। आप ही का बात मान लेते हैं, आप देखिएगा आप लोग आंकड़े। 10 लाख में मान लीजिए 2 लाख जनसंख्या ये मानता है कि जो ये परिसीमन कराया गया क्षेत्र का ये गलत है, मान के चलिए। तो 2 लाख जनसंख्या तो भाई पहले सर्वे कराइएगा जनता से कि भाई जो परिसीमन करा के आंकड़े दे दिए, ठीक है आप इस क्षेत्र में चले जाइए, इस लोकसभा सीट में चले जाइए, तो क्या जनता इससे संतुष्ट है या नहीं, इसका निराकरण के लिए कोई तो सर्वे करवाइए कि एक अलादीन का चिराग आया परिसीमन आयोग और उसने निर्धारित कर दिया सीटों को, अब जाइए अगले साल दूसरा लोकसभा सीट में दीजिए। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं ना? तो इसलिए ध्यान रखिए कि इस प्रकार की जन सुनवाई और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाने की आवश्यकता, ताकि लोगों को लगे कि जनहित के लिए काम हो रही है, ठीक है ना? चलिए आगे बात करेंगे इसी में, ठीक है। आरक्षण और संतुलित निर्धारण, ये सब चीजें होनी, शहरी प्रतिनिधित्व में सुधार करनी चाहिए, संवैधानिक पुनर्विचार होने, पोस्ट जो 2026 का सिनेरियो था, जैसे 2026 के बाद सीटों का पुनः वितरण जो हो, राज्यों के बीच संतुलन स्थापित, ये सब बात लिख के आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? चलिए, यस सर। समान नागरिक संहिता पिछले बार चुना है, इस बार शॉर्ट में हो सके पूछ दे तो पूछ दे, नहीं तो नहीं पूछेगा, काहे कि पिछले बार दबा के अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बस ये देख लीजिएगा समान नागरिक संहिता के बारे में। गुजरात अभी हाल ही में लाया है, उत्तराखंड लागू कर दिया है, और अभी कल का पेपर में उत्तराखंड के लिए पुनः संशोधित करके, आज ही का पेपर में था ना, आज के पेपर में सर। हाँ आज के पेपर। तो बस ये ध्यान रखना कि हाँ समान नागरिक संहिता के बारे में कई शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी सब
ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पिछले बार गेस किए थे, यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा। तो इस बार 1 स्टार है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही देख के जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में लोकतंत्र और समावेशी उदार, जैसे ही इसमें बात करते हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है ना कब आते हैं, जब आप बीपीएससी को लगेगा ना कि भाई मामला बहुत पेचीदा हो गया है, ठीक है ना, 2-4 टॉपिक हमको देना है, ठीक है ना, उसको समझ में आए कौन टॉपिक से दे। हमको लग रहा है चारों टॉपिक इस साल चर्चा में था 1 से 1.5 साल में, हमको लग रहा है। तो ऐसा करो ना कि लोकतंत्र से जोड़कर सारे को दे दो। हो सकता है न्यायपालिका, हो सकता है कार्यपालिका, हो सकता है विधायिका का मामला हो, ऐसा कुछ भी मामला हो तो लोकतंत्र से जोड़कर दे दे। तो वैसे मामलों को है ना इसमें टैग करिएगा। जैसे सामाजिक राजनीतिक समावेशन के लिए अपनाए गए प्रमुख उपायों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस प्रकार भारत का लोकतंत्र विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है। इसके संदर्भ में भारत का लोकतंत्र समावेशी और उदार है विषय पर संक्षिप्त चर्चा के भारतीय उदार लोकतंत्र सूचकांक 2024। तो इस बार 2025 अभी आया है, नहीं आया शायद। तो इसको इस तरीके से मीडिया के साथ जोड़ के प्रश्न पूछ देगा। तो लोकतंत्र और समावेशिता का सिद्धांत बस जान लीजिए, बाकी जो जो टॉपिक आएगा पूछ दीजिएगा। मान लीजिए अभी इंटरनेट मीडिया एआई का माध्यम है, एआई अभी बहुत चर्चा का विषय है अभी, है ना। एआई इम्पैक्ट सबमिट हुआ है, तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे। लोकतंत्र और लोकतंत्र में सामाजिक राजनीतिक समावेशन के साथ साथ लोकतांत्रिक विविधता काम करती है, जहां पर एआई के बदलते स्वरूप ने इसे और भी चिंतित कर दिया। इस प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो आपको बेसिक पता रहेगा ना, बाकी सब लिख लीजिएगा। क्योंकि एआई का क्या चुनौती है, क्या है, साइबर अपराध के बारे में आप लोग को पता ही होगा, मैं बताने की जरूरत है। बताइए। नहीं सर। हाँ, तो नहीं बताने जो, तो बस इसको बस एक बार देख लीजिए जी कि हाँ, भारत की लोकतंत्र विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण कैसे है, बस इसको देख लीजिए, बाकी कहानी ऐड करते चलिए। क्योंकि टैग करके ही प्रश्न पूछेगा, जब भी पूछेगा यहाँ, तो कभी कभी पूछा है प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा हम क्या देखते हैं इसमें। अगर भारत के लोकतंत्र समावेशी उदार विषय, सॉरी ये है ना 2 नंबर, 1 नंबर है ना। अगर हम मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न का थोड़ा सा फॉर्मेट देखें बस इस पार्ट को, तो इसमें क्या हम देखते हैं। अरे सबसे पहले भाषाई विविधता हमारे यहाँ है, इसकी बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे धार्मिक विविधता है, तभी तो लोग इस प्रकार के, फिर सांस्कृतिक है, ये सब शब्दों का प्रयोग करके। अब मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया एआई के साथ जोड़कर, तो इसमें एआई कैसे भाषाई विविधता को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है, धार्मिक विविधता के साथ वो कैसे एआई मजबूत कर रहा है कमजोर कर रहा है, जैसे प्रश्न पूछे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में। सांस्कृतिक विविधता को कैसे एआई प्रभावित कर रहा है। फिर जातीय क्षेत्रीय हमारा विविधता है, जातीय प्लस क्षेत्रीय विविधता हमारे देश में है। लोकतंत्र के संदर्भ में बात करते क्षेत्रीय विविधता है। तो भाई हम कैसे एआई का प्रयोग यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट में, अगर प्रश्न ऐसे पूछेगा तो, ठीक है ना, समझ गए। अब लोकतंत्र को कैसे एकता लाता है, तो संवैधानिक ढांचा हमारे यहाँ व्यवस्थित है, संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म अपनाया गया है। उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, जिसके कारण लोकतंत्र स्थापित होता है। न्यायपालिका की भूमिका होता है कि कोई भी एकल अगर सीमित नागरिकता है सर। कोई भी एकल कोई भी अगर मान लीजिए व्यवस्थाएं अपनी शक्तियों का अति दोहन करता है, न्यायपालिका उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। न्यायपालिका भी कभी कभी ऐसा व्यवहार कर ले तो स्वयं भी अपने आप को कंट्रोल करती है। समावेशी नीति हमारे यहाँ आरक्षण है, कल्याणकारी योजनाएं है, हाशिए पर लोग समुदायों को आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण हम लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। अब इसमें एआई का प्रयोग, अगर एआई से प्रश्न पूछा है तो यहाँ से पूछ देगा एआई कैसे इन सबको मजबूत कर सकता है, न्यायपालिका भूमिका को कैसे एआई मजबूत कर सकता है। तो एआई का एग्जांपल न्यायपालिका कैसे कर सकता है, डाटा इनरिचमेंट करके, केसों को स्टडी करवा के, ये सब कर रहा है। अभी न्यायालय इसका उपयोग कर रहा है ना, यही एग्जांपल देके निकलना है। अब देखिए गवर्नर बनाम राज्य विवाद, वही जो ऊपर पढ़ा है वही सेम टू सेम यहाँ भी है। बस अंतर रखिएगा कि इस बार इससे कोई ना कोई टॉपिक राष्ट्रपति से न्यायपालिका से जोड़कर प्रश्न पूछेगा क्योंकि वो जो 14 सूत्री मांग था वो बहुत ही चर्चा में रहा था। डीएनए में जाके इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, 2-3 दिन चर्चा हुआ है इसमें, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 नेशन 1 पॉलिसी,
इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, कहानी खत्म करेंगे, कहानी हो गया है लगभग। चलिए, वन नेशन वन पॉलिसी जैसे केंद्रीय दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि यह सहकारी संघवाद की भावना कितना मेल खाती है। आप सुनते होंगे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, सुनते होंगे ना। अब मुझे ये बताइए कि वन नेशन वन पॉलिसी जैसे केंद्रीय दृष्टिकोण कैसे सहकारी संघवाद को से कितना मेल खाती है, कितना युक्तियुक्त बताती है, सब प्रश्न पूछेगा तो बताइए फटाफट। अब इसमें भी बोलना सोचना पड़ रहा है। क्या हुआ? ऐसा बमबाड़ी वाला क्वेश्चन था, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, बताइए। सर इसमें जैसे कि पक्ष विपक्ष बताएंगे कि वन नेशन वन पॉलिसी को लागू करने से भारतीय लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे कि बताइए बताइए क्या क्या। इसमें आर्थिक बचत होती है और विकास के कार्यों में तेजी आ सकता है। वेरी गुड। और विपक्ष में संघीय ढांचे पे असर, जैसे कि राज्यों की स्वायत्तता को हानि हो सकती है, कमजोर हो सकता है, केंद्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे उपेक्षित हो सकते हैं। चलिए, हाँ इसी तरीके से बताना है। वन नेशन वन पॉलिसी कैसे, बताइए कैसे मेल खाता है। तो भाई हम पॉजिटिव बात करेंगे और नेगेटिव बात करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कर देंगे। इसमें क्या है, जब हम लाएंगे राष्ट्रीय हितों के लिए एक वन नेशन वन पॉलिसी लाएंगे तो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगा। पर्यावरण के लिए लाएंगे तो पर्यावरण के लिए मजबूत होगा। न्यूनतम मानक सुनिश्चित हो पाएगा, जैसे उसमें वन नेशन कुछ भी जोड़ दीजिए, वन नेशन वन फैमिली की बात कर लेंगे कि हम इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अगर बात करते हैं, यूजीसी का मामला है तो सब यही है, कॉन्सेप्ट यही है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अगर लाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर वन पॉलिसी रहेगा तब देश में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। वन टैक्सेस की बात करते, जीएसटी का मामला था, ये तो ये क्या किया, आर्थिक एकीकरण किया ना, आर्थिक मजबूती तो लाया ही। जीएसटी संग्रह बड़ा नीति अगर पूरे देश में हम एक समान लाते तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी एक समान होंगी। तो अब नियम कानून अगर बेहतर हो पाएंगे तो दक्षिण की चीजें अलग नहीं हो पाएगी, उत्तर की चीजें अलग नहीं हो पाएंगी, उत्तर पूर्व का अलग नहीं होगा, पश्चिम का अलग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सुनते होंगे कि अगर कोई जो मान लीजिए पुलिस थाना है, उसका एक एरिया है, उस एरिया के बाहर इसका व्यक्ति कोई जाकर इस एरिया में जाकर अपराध करता है तो इस थाने का लोग क्या करता है, केस नहीं कर पाता, उसको पकड़ नहीं सकता। इसी थाने का नहीं, ए और बी की बात करते, बी थाना वाला ही पकड़ेगा, पर इस व्यक्ति यहाँ पर इस थाने का है। तो भाई हम इस प्रकार का बंदिश हटाएंगे, हालांकि बहुत जगह हट भी रहा है, कुछ चीजें इस पर इनिशिएटिव लिया गया, एफआईआर तो दर्ज करना है। पर हम बात करते हैं कि ऐसे मामलों में सुनवाई कैसे होगा, इसका त्वरित हम समाधान कैसे करेंगे। तो वन पॉलिसीज अगर रहेगा तो इस प्रकार का जो दाव पेच अपराधियों के द्वारा किया जाता है तो नहीं ना होगा। इस पर कई दफा मूवी बन चुका है, कई दफा इस पर शॉर्ट मूवीज बनाई जा चुकी है, सब मामलों को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देश में पैसा चुराता है, लोग देश से बाहर भाग जाता है। अब लाना है लोगों को तो वहाँ के कानून से, वहाँ पहले अदालतों में कानून चलेगा, उसको दोषी साबित करेगा, फिर वो हमारे देश में भेजेगा। इस बीच में उसका समय लग जाता है, 5 साल 10 साल समय लग जाता है और इकोसिस्टम प्रभावित होता है। तो वन पॉलिसीज रहेंगी इसी संदर्भ में देश में, यहाँ का अपराधी कहीं का भी रहे, अगर मान लीजिए चोरी करके गया है तो भाई यहाँ पाओ पकड़ाओ तो थाना वही केसेस बनाएगा जो आप वहाँ करके आए हो। अगर ऐसा रहेगा तो क्या हमारे देश में त्वरित न्याय हो पाएगा? यही कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन पॉलिसी का।
ठीक है, नकारात्मक पक्ष क्या, अगर राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी, प्रभाव तो पड़ेगा, पर उसके लिए हम संतुलन बना सकते हैं, कैसे न्यूनतम हानि हो। फिर केंद्रीयकरण जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हावी बढ़ने का खतरा बन जाएगा, तो इसके लिए भी हम संतुलन, चेक एंड बैलेंस ला सकते हैं। विविधता की उपेक्षा होगी, जैसे विविधता की अपेक्षा होगी, हम तो बात करते हैं, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि विविधता के चक्कर में हम देश की एकता और अखंडता को समाप्त कर दे, या हम इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अपना ले कि अभी जैसे सीधा सा एग्जांपल नीरव मोदी या इस प्रकार का जो किंग फिशर का मालिक भाग के जाके बैठा वहां से ट्वीट करता है, तो सोच के देखिएगा हमारे न्यायिक व्यवस्था पर तमाचा ही है ना। समझ रहे बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारे देश का पैसा खाया, हमारे देश के पैसा को मिसयूज किया, और वो यहाँ से भाग जाता है, और हमारा न्यायिक व्यवस्था, हमारा विधिक व्यवस्था उसको ला नहीं पाता है, और वो वहां से बैठ के ट्वीट करता है और लोगों को अपना पॉडकास्ट करवा रहा है कि हम सही हैं, गलत है। भाई सही है गलत है तुम्हारी हिम्मत है, पहले आ जाओ इंडिया में, उसके बाद तुम कर लो। अगर तुमको अगर लगता तुम चोर नहीं हो, तुम अगर पूरी तरह से क्लीन चीट हो, तो आके यहाँ न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करो ना। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए वन नेशन वन पॉलिसीज की बात होती है। तो अदना सा आदमी पर आप आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। अगर मान लीजिए 1 लाख 2 लाख का कर्ज आप लिए हुए हैं, अगर 2 लाख का कर्ज लिए, 10 लाख का कर्ज लिए, तो आपके यहाँ आके गट्टा पकड़ के आपके यहाँ से लोग पैसा लेकर जाएगा। हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था, हमारे इको सिस्टम ऐसा काम करता है। पर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लेकर भागा हुआ है, तो हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था ऐसे काम नहीं करेगी, विधिक व्यवस्था ऐसे काम नहीं करेगी। इसलिए वन पॉलिसी होना चाहिए, जो शक्ति अधिकार एक आम व्यक्ति को, वही शक्ति अधिकार उसको मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में हर चीज को जोड़ दीजिएगा। हम केवल विविधता, केंद्रीयकरण, राज्यों की स्वतंत्रता के मामलों में कितनी असीमित छूट दे देंगे लोगों को, ये भी तो एक मामला है ना, कि राज्यों को कितनी असीमित छूट चाहिए। एक तो कुछ तुम कंट्रोल में रखो, कुछ चीजें तुम्हारी शक्ति तुम्हारे राज्य से कैसे वो बाहर भाग गया। मान लीजिए अगर नीरव मोदी या इस प्रकार का जो लोग था भागा हमारे देश से, किसी न किसी राज्य के एयरपोर्ट से ही भागा होगा ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से वो दिल्ली गया होगा, दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन जो शक्तियां हैं उसके अधीन आके एयरपोर्ट से भागा होगा, ऐसा तो नहीं है। हालांकि एयरपोर्ट केंद्रीय एजेंसी के तहत अधीन काम करता है, फिर भी तो आर्बिट्रेशन की बात करें, राज्य उसको शक्ति दे रहा होगा ना। जैसे आप इसके मामले को देख लीजिए, भोपाल गैस कांड का पूरा इकोसिस्टम लगा था उसको भगाने के लिए। समझ रहे बात को क्या हम बोले? तो ऐसे ही तय करके समझिए। हालांकि इस स्तर पर जाकर वहां उत्तर नहीं लिखना, बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं इसकी भावनाएं क्यों होनी चाहिए। तो कभी भी कोई शब्द लिखिए, राजनीतिक असहमति हो, तो हम कितनी असहमति को बर्दाश्त करेंगे भाई। तुम सहमति बनाओ, तुम्हारा काम है हमारे जनता को बेहतर सेवाएं देने का। आने वाले कुछ समय के बाद 20 साल 25 साल के बाद नहीं करो, तुम्हारा गटा पकड़ना शुरू कर देगा आम जनता राजनीतिक दलों का। अभी तुम उड़ रहे हो ना, जितना उड़ना तुमको, लाल पीला बत्ती बना के कॉरिडोर बना के चलना है, चल लो। तुम्हारा हाल, यानी सिस्टम का हाल मैं बात बोल रहा हूँ, आने वाले 50 साल में अमेरिका जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री का है ना, उसको डाकयार्ड में कोई व्यक्ति खड़ा भाषण दे रहा था ना, उसके डाकयार्ड में बोला, ये दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप जाइए, बाहर जाइए, बाहर बात कीजिए। वैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि आप जनता का शोषण उसी रूप से कर रहे हो, उसी तरीके से कर रहे हो। इस चीज को समझिए कि हाँ, हमारे देश में वन नेशन वन पॉलिसी क्यों है। सचेत हो जाए, प्रशासनिक अधिकारी भी स्वयं को सोच लीजिए। आप अगर प्रशासनिक अधिकारी कल बन जाइएगा, तो इसका मतलब असीमित शक्तियों का प्रयोग थोड़ी कीजिएगा, जो पहले हुआ करता था। पहले हम मान लीजिए हम लोग से पहले या हम लोग के दौर में अधिकारी, अगर हम लोग को क्या कहते हैं बनाना होता था कुछ कार्य, अधिकारी मिलता नहीं था, और ऐसा रुतबा में रहता था, बाली यहाँ का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है भाई। तो अब उसका व्यवहार चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। नहीं बोलो सीधे हम वीडियो बना के डाल दें सोशल मीडिया, तो तू मैं होगा अपने, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझिए कि हाँ, हमारे देश में वन नेशन वन पॉलिसी इस प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए होनी चाहिए। अब जनता इस तरह के असीमित प्रयोग भी न कर ले, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, वो आए दिन किसी न किसी वीडियो डालते रहता है। सुबह उठा, उसको किक लेना है तो किसी का वीडियो बना के डाल दिया, ऐसा भी नहीं, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए भाई। समझ गए? वन नेशन वन पॉलिसी हो क्या होना चाहिए? जो भी चुनौतियां है, नकारात्मक पक्ष है, उसका समाधान ढूंढिए भाई पहले, और उसके बाद वन नेशन वन पॉलिसी कुछ भी आपको लाना है लाइए, पर उसके लिए समाधान तंत्र हो। फिर सहकारी संघवाद से मेल कहाँ खाता है? जैसे परामर्श और जो परामर्श होगा, मेल कैसे खाएगा सहकारी से? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां मेल खाता है या मेल
खाएगा तो यहाँ पर कैसे है कि जैसे परामर्श के आधार पर लाइएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे जीएसटी का मामला था, अभी तक इसका बेहतर समाधान नहीं हो पाया है, तो भाई पहले परामर्श और सहमति लाते, हड़बड़ी में नहीं लाते। नोटबंदी का मामला था, राज्यों से पहले कंसर्न हो पाए नहीं, आप कैसे चीज़ों को ठीक कीजिएगा, तो नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी क्या कीजिए, ये मामला देख लीजिए, गैस सिलेंडर का मामला देख लीजिए। सरकार बोल रही है गैस सिलेंडर कमी नहीं है, पर फोटो मीडिया में आ रहा है कि लोग एक आधा आधा किलोमीटर का गैस सिलेंडर का लाइन लगाए हुए हैं। समझ गए क्या हम बोल रहे हैं? राज्यों से परामर्श और सहमति लेने की हाँ आपके पास क्या सिस्टम है। अगर नहीं सिस्टम मुहैया कराइए, क्योंकि जनता भूखे कितने दिन रहेगी। समझ गए बात को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 32 दिन तक कितने दिन युद्ध हो गया? 32 दिन हो गया ना। ईरान में शटडाउन लगा हुआ इंटरनेट का, ठीक है ना। या अमेरिका ने जो किया, वहां की जनता से पूछा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या वो अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग? अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले बोलता हम पूरा सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है ट्विटर पर। तो क्या वहां की जनता इस लायक हो गई है, निकम्मी हो गई, वो अपनी राष्ट्रपति के सवाल नहीं कर पाती है? ये सब मामला समझिएगा कि जब तक परामर्श और सहमति नहीं आएगा, तो संघवाद वो व्यक्ति परिवार की बात हो, दो रिलेशनशिप की बात हो या विश्व की बात हो, मैटर सुलझा रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले परामर्श और सहमति वाला कॉन्सेप्ट लाइए, बात कीजिए, बात करने के बाद उसमें आम सहमति क्या बनती है वो निकालिए। दुनिया का हर चीज का समाधान है। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर लिया, किसी के मैटर में बात कर लिया, तो यहाँ पर शेयर गवर्नेंस मॉडल होनी चाहिए। क्या मॉडल होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, शेयर्ड गवर्नेंस मॉडल होनी चाहिए, नहीं तो मामला कहीं ना कहीं फंसेगा। अगर हम शेयर करेंगे, मान लीजिए केंद्र अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करे राज्यों के साथ, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास, राज्य अपने प्रॉब्लम को केंद्र के साथ शेयर करेगा, तो इसका कुछ चेक एंड बैलेंस ही निष्कर्ष निकलेगा, मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट अपनाएगा तो। और जहां टकराव होता है, अभी कहाँ टकराव होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नोटबंदी आए यार, मैं बतौर कितना सही है कितना गलत वो अलग मैटर, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मामला यहाँ यह है कि लाने से पहले क्या राज्यों के एसेट को समझ पाए कि राज्यों को क्या प्रॉब्लम होगा। आप रात को आए, नोटबंदी बंद कर दिए, ठीक है, आपका वो राष्ट्रीय मामला था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, नो डाउट, पर राज्य इससे क्या प्रॉब्लम फेस करेगा, जनता क्या प्रॉब्लम से फेस करे, इसका कोई केस स्टडी आपके पास था नहीं। तो थोप देना योजना को, या इस प्रकार का कुछ, जैसे इम्प्लीमेंट के तौर पर कोई योजना केंद्र दिल्ली में बनाते उसको राज्य में लागू करवा देती है, ठीक है ना। तो क्या राज्य उस योजना को लागू करने वाली स्थिति में है, या पहले केस स्टडी होता है कहीं? हाँ, फीडबैक नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, तो फिर बाद में सर्वे आएगा तो पता चलेगा कि मनरेगा में 30 लाख लोग मरे पड़े हैं, उसका आधार कार्ड, उसका मनरेगा कार्ड बन रहा है और 30 उसके अकाउंट में जा रहा है। पीएम कौशल योजना के माध्यम से अगर योजनाएं आई हैं, तो भाई पीएम कौशल, लोगों को कौशल देना है, तो वहां पर जो व्यक्ति का अकाउंट है वो एक ही व्यक्ति अकाउंट, इस प्रकार के फॉल्सी नाम घूम रहे हैं, आधार कार्ड मिसयूज हो रहा है। तो आपने केस स्टडी किया नहीं? पीएम कौशल बहुत अच्छी योजना है, नो डाउट, राज्यों का व्यक्ति, राज्य विशेष के लोगों को कौशल देगा, उसको आय उसका सृजित हो पाएगा, ठीक है, ये सब मामला। पर इम्प्लीमेंट करते वक्त आपने राज्यों के संसाधनों को समझ पाया? आपने एक योजना लागू, आपके मन में आया, केंद्र ने लागू कर दिया, ऐसे ही राज्य करता है भाई, राज्य भी अपने यहाँ ऐसे ही करेगा, थोप देगा। जैसे हरियाली योजना, जल जीवन योजना, आपका कोई केस स्टडी आपके पास है कि जल जीवन योजना का जो जल आपके गांव में, आपके घर के आगे नलका खुला हुआ है, वो बह रहा है, उसका प्रबंधन कैसे होगा? क्या उस आम व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो नल टूटने के बाद पैसा लगा देगा? वहां के लोगों को बिहेवियर इतना पता है कि नल लगना चाहिए, नल पानी बह रहा है, हमारा जल का संसाधन वितरण, संसाधन जो है, भूमि जो दोहन है वो हो रहा है, जल स्तर गिरेगा फिर रोना रोइएगा कि नहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है। तो यह जब इस प्रकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले केस स्टडी समझने की जरूरत है कि हमारे पास समस्याएं सबसे बड़ी क्या है। केवल इम्प्लीमेंट कर देने से योजनाएं सक्सेस थोड़ी हो जाती है। जाइए आप इसको महसूस कीजिएगा। या स्ट्रीट लाइट योजना, स्ट्रीट योजना है ना, हर घर पंचायत में स्ट्रीट सोलर लगाना है, यस सर। हाँ या नहीं?
अब ये जाके देखिए गांव में कितने सोलर जलते हैं और कहाँ कहाँ जलाए जाते हैं, ये भी जाके देख लीजिए। हर दबंग आदमी के घर में 2 सोलर लाइट एक्स्ट्रा लगा होगा। तो ये सब इम्प्लीमेंट मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कहीं भी काम हो थोपा नहीं जाना चाहिए। राज्यों को विशेष आवश्यकता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे जीएसटी के मामले में या XYZ कुछ भी मामले में राज्य को क्या आवश्यकता है ये सबसे पहले समझिए। राज्य को अपने जिला का क्या आवश्यकता है ये समझने की जरूरत है। सभी को अपने अपने सहकारी संघवाद में ये सबसे पहले समझना है कि जब हम केंद्र की बात करें, केंद्र को राज्यों को क्या समझना है, राज्य के अंदर जिले की बात करें, जिला को क्या है उसकी प्रॉब्लम, इसको समझिए पहले, तब योजनाओं को क्रियान्वित कीजिए, बेहतर होगा। वन साइज फिट ऑल मत कीजिए कि हम एगो बर्तन लिए हैं उसमें पतलो आदमी घुस जाएगा, उसमें मोटको आदमी घुस जाएगा, तो इसका मतलब कि बर्तन का क्या मतलब है। फिट ऑल की हम बात कर ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बर्तन है यहाँ पर, ठीक है ना, एक बर्तन है यहाँ पर। अब एक आदमी है जिसका ये साइज है, ठीक ना, इसमें ये आदमी चला जाएगा, और एक है आदमी ये साइज का, ठीक है ना, ये भी तो चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम संसाधनों को इसके आधार पर बना रहे, किसके आधार पर बनाए बताइए। सर बरसने कहीं रबड़ का हो जाए, दोनों के आधार कोई पे सर। बात, अब ये सर्वे करना होगा किस क्षेत्र में इस प्रकार के लोग अधिक है, अधिक यहाँ पर किस क्षेत्र में ये अधिक है। तो योजना ऐसे ही होनी चाहिए, योजना क्षेत्रवर्त होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने DNA में बताया था, आप लोग पढ़े होंगे, देखेंगे जो लोग भी, कि देश में कोई भी योजना है, उत्तर पूर्व का योजना, दक्षिण का योजना, पश्चिम का योजना, उत्तर का योजना, आप केंद्र के द्वारा एक योजना भेजा जा रहा है तो उसके कुछ पॉइंट सभी राज्यों के लिए समान होने चाहिए, और कुछ पॉइंट जो ABCD कर दीजिए, 2 3 4 पॉइंट जो लगता है उस राज्य क्षेत्र विशेष के आधार पर होना चाहिए, वहाँ क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर। ऐसे कितनी योजनाएं आपको देखने को मिलती है जहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा होगा। तो फिर आपको योजनाएं असफल होती तो रोना रोते हैं, फिर कैग रोना रोएगा, फिर आपको संस्थाएं रोना रोएगा, फिर RBI रोना रोएगा, फिर वित्तीय प्रबंधन हमारा खराब होगा, फिर राजकोषीय घाटा होगा, तो फिर बोले मुद्रास्फीति भरा, जनता पैसा डालो। फिर आप तो ये नहीं समझ पाए कि भाई इसका मुद्दा, मान लीजिए कोई एक योजना XYZ कोई योजना है जिसमें ये बात हो रहा कि महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, कोई ऐसी योजना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब जो महिला, दक्षिण की महिला, क्या उसको उत्थान की आवश्यकता है, सबसे पहले इसका सर्वे करवाइए। उत्तर पूर्व के महिलाओं को उत्थान की आवश्यकता है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम उत्थान की योजना उसके लिए क्यों लाएंगे। अब मान लीजिए भाई जरूरत है सबसे ज्यादा उड़ीसा को, मान के चलिए सबसे ज्यादा उड़ीसा को, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम उस तरीके का योजना लेकर आएंगे ना। या ये भी मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर दक्षिण में महिलाओं को उत्थान चाहिए, ठीक है, तो बहुत से मामलों में पहले से उत्थान कर ली होंगी, है ना, बहुत सारी चीजें उनका उत्थान का काम हो, महिला सशक्तिकरण में बहुत अच्छा स्टेटस रखती है, भाई उनको यहाँ से हटाइए, और जो नहीं हुआ उसकी चर्चा कीजिए इस योजना में। तो बस योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर पर सुधार दीजिए, संघवादी कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। और हर जगह के मामले में ऐसी बात मैं कर रहा हूँ, केवल इस योजना के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्षेत्र विशेष समस्याओं का समाधान ढूंढे, तो वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट हटाइए। आपको यह करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर योजना आयोग का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने थे योजना आयोग का नाम, और नीति आयोग का नाम सुने हैं। योजना आयोग है ना जी, आयोग का नाम सुने। अब अंतर बताइए तो दोनों में क्या है, क्या आपको अंतर दिखा। सर योजना आयोग को नीति आयोग से ज्यादा अधिकार प्राप्त था, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त था, लेकिन नीति आयोग को प्राप्त नहीं होते हुए भी यह भी अच्छा काम कर रहा है। कैसे अच्छा काम कर रहा, हम बोलते नहीं कर रहा है, तब प्रूफ कीजिए। सर बेसिक अंतर यही है कि योजना आयोग में केंद्रीकृत नियोजन का प्रावधान था, जबकि नीति आयोग में विकेंद्रीकृत नियोजन का प्रावधान है। हाँ। वेरी गुड। और दीर्घकालिक योजना पे छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पूरा करता है। बेसिक अंतर यही है। योजना आयोग करता क्या था, दिल्ली का AC रूम में बैठ के 7 लाख के वॉशरूम में बैठ के योजना इम्प्लीमेंट कर देता, पूरे देश में चला गया, क्या हो रहा नहीं हो रहा उसका फीडबैक उसके आता नहीं था। पर योजना नीति आयोग क्या कर रहा है भाई, शॉर्ट लॉन्ग मीडियम और लॉन्ग योजना बनाता है, उसका फीडबैक पहले लेता है माई गवर्नमेंट पर। हालांकि यह भी बहुत सुधार की अपेक्षा मांग रहा है, फिर भी यह उसके अनुपात में बेहतर काम कर रहा है।
जहाँ एक निकम्मी औलाद है तो उससे अच्छा है कि मान लीजिए एक निकम्मी औलाद पैदा हो गई है जहाँ पर वो कुछ नहीं राजी अपने घर के लिए कर रहा है, तो जहाँ एक बच्चा 10,000 भी कमा रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उस परिवार के लिए, है ना। वनुपातिक 50,000 नहीं कमा पा रहा है। तो यही अंतर है कि हाँ, योजना आयोग क्या करता था, पैसा बस लुटवाता था। बहुत जगह अच्छा काम किया पर वो आउटपुट नहीं दे पा रहा था जहां पर वो बेहतर और भी अपेक्षा की जा सकती। तो एक दिन ऐसा आया कि भाई तुमको ही समाप्त कर देंगे, हम इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लाएंगे जहां पर फीडबैक आएगा, जनता से हम राय लेंगे, और माई गवर्नमेंट पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। हाँ, पर डिजिटली सबके पास भी नहीं है, तो भाई या अधिक लोग तो सर्वे नहीं करा पाता, योजना को उस रूप से नहीं समझ पाता। तो इसके लिए मॉडल अलग अपना सकते, पर अनुपातिक रूप से नीति आयोग बेहतर काम कर रहा। तो यही मॉडल हर जगह इंप्लीमेंट कीजिए, वन नेशन वन थ्योरी में। इसलिए वन फिट वाला कॉन्सेप्ट हटाइए, वन साइज फिट्स ऑल को कॉन्सेप्ट हटाइए, और जैसी योजना, जैसा क्षेत्र, जैसा लोग, वैसे योजनाओं को क्रियान्वित कीजिए। ठीक है ना। तो ये सब उपाय आप बता सकते हैं। संतुलन, इसके बाद संतुलन का उपाय क्या है, तो मैकेनिज्म हमको बेहतर करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राज्यीय परिषद हो, नीति आयोग हो, माध्यम से संवाद, नीति आयोग की भूमिका को बढ़ाने की जरूरत है। फिर फ्लेक्सिबल जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लचीला एकरूपता होना चाहिए, लचीली रूप से होनी चाहिए। कोर स्टैंडर्ड समान हो पर राज्यों में अनुकूलन की छूट होनी चाहिए। फिर जो डिक्लेरेशन है और कोऑर्डिनेशन की बात होनी चाहिए। हम दोनों जगह डाइल्यूट कर, एक जगह डाइल्यूट करें तो दूसरी जगह कोऑर्डिनेट भी आता है। नीति बॉटम टू अप्रोच, जो नीचे से ऊपर का अप्रोच होना चाहिए। फाइनेंशियल फेडरलिज्म होनी चाहिए, फाइनेंशियल रूप से राज्यों को और शक्ति देने की जरूरत है। वित्तीय समावेशन राज्यों को करने की जरूरत है, तो केंद्र इसके लिए मदद करे। अब रोना ना रोए कि हमारे केंद्र में सरकार अलग है, राज्यों में अलग है। भाई वो समय चला गया, ठीक है ना। नहीं दोगे तो फिर जनता सोशल मीडिया पर आकर आपको तार तार करेगी ही करेगी। तो आपको अच्छा है कि अभी से करना शुरू कर दो। आप कितना अच्छा भी काम कर लो, आपके पास दो चीज होते हैं ना, एक अच्छे एक बुरे लोग होते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे बारे में ही बहुत लोग बुरा करते हैं, हमको नहीं पता चलता है कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सब हमको पता है। पर हम चीज एक ही चीज जानते हैं, मेरे पास व्यू नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। पर मैं एक ही जानता हूँ, जो कंटेंट में दे रहा हूँ मार्केट में किसी बड़े संस्थान से जाकर टक्कर लगवा लीजिए, वो अपडेट डाटा करके नहीं दे पाता है। आप लोग इसको फील करते हैं। आज ही मैंने भेजा है परमाणु ऊर्जा पर, तो जी सर। 3 अप्रैल का डाटा मैंने दिया है। ये किसी भी संस्थान में, दिल्ली से लेकर पटना XYZ, किसी भी संस्थान में हिम्मत नहीं है, मैं ये शब्द का यूज करूं, हिम्मत नहीं है वो करके दे देगा। रीजन उसके पीछे है कि दूसरा मामला लोग सोचता है, पर हमको कुछ और भी करना, और भी चीजें करनी, मेरे पास 10 ही रहे 20 ही रहे, पर मैं वो चीज दूंगा जो कि आपको योग्य उम्मीदवार बनाएगा। तो यहाँ पे यही मामला समझिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह है, तो आप क्या लेकर चल रहे हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। तो राज्य में जब हम बात करते हैं या सरकारों की बात करते हैं, प्रशासक की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आप 10 काम कीजिएगा उसके लिए 10 काम अच्छा है तो उसके लिए नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव अगर एक काम कर दिए, उसी को पकड़ के बैठा रहेगा लोग, बाकी आपका 9 काम को नहीं देखेगा कि 9 काम बहुत अच्छा किए हैं। ऐसे ही राज्य सरकार, ऐसे ही केंद्र सरकार, ऐसे ही व्यक्ति विशेष या प्रशासक की बात कर, वो एक काम देख लेगा आपका, पकड़ लेगा और उसको लेकर बोले ये तो सरकारें खराब है, ये तो प्रशासक खराब है, या व्यक्ति विशेष किसी भी संस्था की मैं बात कर लूं। पर आप अपनी आवश्यकता के आधार पर काम करना ना, आपको अपनी आवश्यकता के आधार। तो जनता को ये समझना होगा कि भाई हमको अपनी जरूरतों को पूरा करना। तो चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको अपनाने की जरूरत है कि हमको कैसे लाभ लेना है। जनता को तय करना पड़ेगा कैसे हमको लाभ लेना है, केंद्र से कैसे लेना है, राज्य से कैसे लेना है, स्थानीय प्रशासन से, प्रशासक को कैसे लाभ लेना है। तो उसके लिए मैकेनिज्म अपना क्रिएट करेगा। तो मैकेनिज्म क्या है, सोशल मीडिया है, इस प्रकार का दवा चुनाव है, इस प्रकार का मैकेनिज्म उसके पास है। नहीं आता है, कोई प्रशासक काम नहीं करता, तो भाई आर्थिक इकाई को बोलिए छापा मारेगा, 2 दिन में उसका नाक मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और बहुत लोग पकड़ाते हैं, पर जनता को पता ही नहीं कि हमको प्रशासक को कैसे ठीक करना है। अभी हाल ही में कोई पकड़ाया ना जी, SDOP कौन कौन था, मधुबनी कहाँ के थे, अभी हाल ही में पकड़ाया, जो पैसा खूब कमाए हुए किशनगंज थे। के SDPO थे सर। किशनगंज के। अब सोच के देखिए, 36 साल की सेवा करने के बाद लास्ट में वो क्या लेकर जा रहे हैं। उनको अपना चेहरा शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। भाई आपने क्या करके गया, अपने पूरे कैरियर में आपने क्या किया, सोच के देखिएगा। लोगों का एथिक्स मोरालिटी इस स्तर पर चला गया है। तो यही चीज है,
कि आपको तय करना पड़ेगा हमको क्या करना है। आप पैसा लेके थोड़ी मरिएगा, थोड़ी पैसा लेके चले जाइए। कितना दोहन करे, खाने पीने के लिए अच्छा एंजॉयमेंट, लाइफ एंजॉयमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। पर इतना भी मत कीजिए कि एक तरफा लग जाए कि भाई गर्लफ्रेंड को करोड़ों का तुम पैसा दे रहे हो। ठीक है आपकी बीवी है, बीवी को पैसा देते ना, तो मोरालिटी के स्तर पर देखा जा सकता था। समझ रहे हैं मैं किस स्टेटस की बात कर रहा हूँ। तो यही चीज समझिए कि भाई आप पॉजिटिव काम करिए हर समय, नेगेटिव ये काम कीजिएगा पूरा इकोसिस्टम। हो सकता है वो व्यक्ति अपने 36 साल के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, उनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है, कुछ कुछ मिला है, पर उनका अब आकलन उस आधार पर नहीं होगा। आकलन इस आधार पर होगा लास्ट समय जाते जाते उन्होंने कांड कर दिया कुछ। समझ गए। तो ऐसे ही आपको हर जगह चेक एंड बैलेंस बनाना है, योजनाओं से लेकर सब जगह। चलिए फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और कुछ पढ़ के आइए आप सर लोग, ठीक है ना। मोरालिटी बहुत मैटर करता है। यहाँ अभी इंटरव्यू मेंबर में ही एडुटेरिया की ही बात कर रहे हैं सर। हम्म। वहाँ पे कुछ हुआ है लड़कियों के साथ, मतलब बट वो इतने एज में होने के बाद भी ये लोग ऐसा कैरेक्टर रखे हैं, और पता नहीं सर कैसे ये लोग सिविल सेवा में लगे हैं। क्या हो यहाँ गया, तक एक कि सेकंड, एक सेकंड ये रुकिएगा, सर पैनल में एक सेकंड रुक जाइए।